आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। और इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विजन के मंथली करंट अफेयर्स अप्रैल के। कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और कुछ टॉपिक्स हमको अभी कवर करने हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या कवर हो चुका है हमारा। पॉलिटी हमारा पूरा हो गया है, इंटरनेशनल रिलेशन हमारा पूरा हो गया है, फिर ये लास्ट में सिक्योरिटी, ये भी हमारा पूरा हो गया है। और इस तरफ को हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था, हाँ हम लोगों ने कल्चर पूरा कवर कर लिया, एथिक्स पूरा कवर कर लिया है। इस वाली आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सोशल इश्यूज़। ठीक है, सोशल इश्यूज़ के जो ये 5 टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5, ये हम पाँचों कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा अर्बनाइजेशन ऑफ पैंडमिक्स, जेंडर वायलेंस, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ग्लोबल एजुकेशन कॉलिशन और विद्यादान। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही इजी और मज़ेदार टॉपिक्स हैं, आप लोगों को देखने चाहिए। कोई भी डाउट तो मुझे बताना, डेली सीरीज़ में भी किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और बस इससे ज़्यादा क्या। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर हमें जाना है 62 के ऊपर। ठीक है, 62 ये रहा, अर्बनाइजेशन ऑफ पैंडेमिक्स। पैंडेमिक आपको पता ही है, कोविड-19 का चल रहा है। कोविड-19 इज़ द नेम ऑफ द डिजीज़, ऑल राइट। और देखो मेंस का क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, अर्बनाइजेशन ऑफ पैंडेमिक, हाउ अर्बनाइजेशन हैज़ हेल्प्ड इन एक्सेलरेटिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, डिस्कस या फिर कमेंट, या फिर थ्रो सम लाइट ऑन हाउ अर्बनाइजेशन हैज़ लेड टू कोविड-19 पैंडेमिक ऑगमेंटिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, इंक्रीज कैसे हुआ है, या फिर हाउ कैन यू से दैट द कोविड-19 पैंडेमिक वॉज अर्बन सेंट्रिक। बस ऐसे क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से, और फिर आपको नीचे वाला पूरा जो आंसर है ना वो लिखना है। तो अब हम लोग देखते हैं हमें क्या लिखना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग बताएंगे चैलेंजेस क्या हैं और उनको मैनेज कैसे करना होता है। फिर हम लोग बोलेंगे पोस्ट पैंडेमिक क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन पोस्ट दिस, और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन दे देंगे। इसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे तो हम लोग ये बोलेंगे, WHO has identified urbanization as one of the key challenges for public health in 21st century। WHO आपको पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। टेड्रोस जी हमारे इसके प्रेसिडेंट हैं। सेकंड पे सौम्या जी हैं, वो इंडिया की हैं सेकंड पोजीशन पे। और WHO जो है ये वर्ल्ड उसकी यूनाइटेड नेशंस की ही विंग है। जो मिस्टर टेड्रोस हैं वो इथोपिया के हैं, ये तो मैं आपको बता दिया है, ठीक है। और WHO की 2 डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में किया था, आप लोगों को याद होगा, या और इवन 23 मई का जो इनसाइट का डेली करंट अफेयर है उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। WHO की एक होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और होती है WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की चेयरमैनशिप अभी रिसेंटली इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनको मिली है कि 1 साल के लिए मिलती है। 3 साल के लिए WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स को चूज़ किया जाता है, ठीक है। और 6 रीजनल ऑफिसेज जो हैं वहाँ से चूज़ किया जाता है। ये भी रिसेंट की न्यूज़ में आपको रिवीजन करवा रहा हूँ साथ साथ, इसका ये बेनिफिट होता है। तो WHO ने क्या किया है कि अर्बनाइजेशन को एक की चैलेंज बताया है, किसके लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए 21st सेंचुरी में। अर्बनाइजेशन क्या, शहरीकरण, ठीक है। शहरीकरण हो गया जहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल जाती है, जहाँ पर आपका एक्सेस हो जाता है एमिनिटीज़ की तरफ, ठीक है, सुख सुविधाओं की तरफ, वो बहुत तेज़ी से हो जाता है। पब्लिक हेल्थ आपको पता ही होगा, और 21st सेंचुरी के अंदर तो वो कहना चाह रहे हैं कि 21वीं सदी के अंदर जो पब्लिक हेल्थ का जो इशू है वो अर्बनाइजेशन एक की चैलेंज है उसके लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए। कैसे हम आगे बात करेंगे अभी। रिसेंट डेकेड्स, पिछले कुछ दशकों में, डेकेड दशक को बोलते हैं, सेंचुरी सैकड़ों को बोलते हैं, सैकड़ों सालों में। तो पिछले कुछ दशकों में बहुत सारी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना वो इंक्रीज़ कर रही हैं स्केल पर भी और फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितनी बारी आई हैं, और स्केल होती है कितना ज़्यादा एरिया उन्होंने कवर किया है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ पिछले कुछ 10 सालों में बहुत तरीके इंक्रीज़ भी कर रही हैं और ज़्यादा बार आ रही हैं। एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है, इबोला वायरस की जो डिज़ीज़ थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, ये जो कोविड-19 का जो वायरस है ये भी सार्स का ही वायरस है। एवियन एंड पैंडमिक इन्फ्लुएंजा, एवियन वो होता है जो फ्लाइंग से रिलेटेड होता है, एविएशन मिनिस्ट्री होता है, एविकल्चर होता है। तो ये सारा का सारा फ्लाइंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। फ्लाइट हो गया, हाई से, एयर से रिलेटेड।
पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा था, फिर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था, और रिसेंटली तो हमारा अभी जो चल ही रहा है कोविड-19, ये सब एग्जाम्पल है। तो उन्होंने बोला कि ये सारी की जो डिजीज़ेज़ है ना, ये सेंटर्ड कहाँ पर है, ये सेंटर्ड है अर्बन एरियाज़ के अंदर। इनका स्केल, इनकी फ्रीक्वेंसी अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। आगे बोल रहा है विद एन एवर लार्ज शिफ्ट टू पॉपुलेशंस टू अर्बन एरियाज इन कंजंक्शन with the shift of a very large percentage of national economies to large urban areas, concentration of succession of epidemics and pandemics in cities has become stronger. एवर लार्ज शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन टू अर्बन एरियाज, ठीक है, पॉपुलेशन का शहरों की तरफ एवर लार्ज बहुत ही तेज़ तरीके से, ठीक है, भारी मात्रा में बढ़त होना, उसी के साथ साथ कंजंक्शन मतलब उसके साथ साथ लार्ज परसेंटेज ऑफ नेशनल इकोनॉमीज़ टू लार्ज अर्बन सेंटर्स। भारत की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो बहुमत के अंदर हम देखें तो वो शहरों के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ इट, वो रूरल एरिया में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है कि इनका जो डेटा बता रहा है वो कह रहा है कि हाई अमाउंट के अंदर जो इकोनॉमी की अर्बन इकोनॉमीज जो होती है ना, इंडिया की नेशनल इकोनॉमी, वो अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सक्सेशन ऑफ एपेडेमिक्स एंड पैंडमिक्स इन सिटीज़ इज बिकम स्ट्रॉन्गर। कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन घनत्व तो नहीं कहेंगे, डेंसिटी हो जाता है घनत्व तो, लेकिन ठीक है, वो बोलना चाह रहा है कि जो कोई भी आपदा, एपेडेमिक हो गया, पैंडमिक हो गया, ये शहरों के अंदर बहुत मजबूत हो जाता है। कंट्रीज़ जैसे कि स्पेन, इटली, फ्रांस, यूके, जर्मनी, ये सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ईरान, यूएस, ये इन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस देखे हैं, ठीक है। करंटली इसमें रशिया भी ऐड हो गया है और ब्राज़ील भी ऐड हो गया है। इंडिया भी टॉप 10 में आ चुका है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो। और कोविड-19 के केसेस जो हैं ये हाईली अर्बनाइज कंट्रीज़ के अंदर, ये सारी की सारी कंट्री हाईली अर्बनाइज है ना, इन्हीं में सबसे ज़्यादा केसेस आए हुए हैं। ये आगे कारण बताएगा कि ऐसा क्यों होता है कि अर्बनाइज के अंदर केसेस ज़्यादा आते हैं। इंडिया के अंदर एज ऑफ 26 अप्रैल के अकॉर्डिंग मोस्ट अर्बनाइज जो स्टेट्स थे ना, वो शहर जहाँ पर शहरीकरण सबसे ज़्यादा था, उनको सबसे वो टॉप 10 जो स्टेट्स थे ना कोरोना के इम्पैक्ट किए थे, उसमें सबसे ज़्यादा शहर वो थे जिनका अर्बनाइजेशन ज़्यादा था। जैसे कि महाराष्ट्र 45% अर्बनाइजेशन, गुजरात 43%, दिल्ली तो 90-80% सबसे ज़्यादा हो गया, तमिलनाडु 48%। Urban nature of pandemic becomes clearer when we consider the mega cities and the large Indian cities. As on 20 April, 10 cities of India had over half the coronaviruses. 20 अप्रैल तक की डेट की अगर हम बात करें तो कंट्री के अंदर 10 जो शहर थे ना, उनमें 50% केसेस थे इंडिया के, ठीक है। और जो अर्बन नेचर होती है ना पैंडमिक की, वो बहुत क्लियर नज़र आती है मेगा सिटीज़ के अंदर और भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं उनके अंदर। सिटीज़ कंप्राइज, जैसे सिटीज़ की बात करते हैं, एग्जांपल दिए उन्होंने मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर, पुणे, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत, आगरा। ये कंट्री के, हमारे देश के बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं ये। ऑलराइट, अब इन्होंने बोला कि चैलेंजेस क्या होंगे। चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग द ग्रोइंग अर्बनाइजेशन ऑफ पैंडमिक्स, बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण जो आपदा का फैलाव है उसके प्रति क्या चैलेंजेस होंगे। रीज़न बताया है कि ग्रोइंग अर्बनाइजेशन ऑफ पैंडमिक्स का, और उसके साथ क्या चैलेंज है हमारा, वो पढ़ते हैं हम। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और हाई वॉल्यूम ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी आप समझते होंगे ना क्या होता है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली का और अरुणाचल प्रदेश का। ये हमारा, मैं आपको 2 बॉक्सेस बना के दिखाऊंगा, स्क्वायर टाइप के बॉक्सेस। ऐसे बताया जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसे समझनी होती है। ये हमारा दिल्ली, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना 11,000 समथिंग है। अरुणाचल की वहीं पर वही पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो 17 है। यानी कि दिल्ली का एक एरिया 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एक स्क्वायर एरिया इमेजिन करो। 1 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 1 किलोमीटर ही इसकी ब्रेड्थ है। स्क्वायर में दोनों साइड इक्वल होती हैं। और सेम चीज़ अरुणाचल प्रदेश में करो, 1 किलोमीटर यहाँ, 1 किलोमीटर यहाँ। दिल्ली के इतने से एरिया के अंदर 11,000 लोग रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश के इतने से एरिया के अंदर सिर्फ 17 लोग रहते हैं। तो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में सबसे हाई है। ऑल ओवर अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं हम 1 स्क्वायर किलोमीटर का, तो इंडिया की एवरेज है 382, यानी कि भारत के 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 382 लोग रहते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि हाई पॉपुलेशन और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी प्लस में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना सोशल डिस्टेंसिंग कम होगा। इस कारण से हमारे यहाँ पर कोविड-19 के केसेस फैल रहे हैं। अब उसके साथ चैलेंज क्या आता है, लार्जर पॉपुलेशन को मैनेज करने का चैलेंज होता है। डिजीज़ जो है ईजिली स्प्रेड होती है ह्यूमन के अंदर कंजेस्टेड एरियाज़ में। कंजेस्टेड का मतलब होता है भिचकुच सा होता है एकदम। डिफ़िकल्टीज़ होती है कॉन्टैक्ट को ट्रेस करने में, स्पेशली जो कॉजल कॉन्टैक्ट्स होते हैं पब्लिक एरियाज़ में। इनइक्वालिटीज़ रिजल्टिंग इन पुअर हाउसिंग एनवायरनमेंट्स दैट माइट हिंडर द आउटब्रेक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एफर्ट्स।
ये देखो, पुअर हाउसिंग के जो एनवायरनमेंट होते हैं ना, यानी कि बेहतर तरीके से डेवलप नहीं किए हुए होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी इनइक्वालिटीज़ होती है कि वहाँ पर लोगों का रहन सहन जो होता है, लोग किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, किस टाइप के हाइजीन को फॉलो कर रहे हैं, उसके कारण आउटब्रेक को प्रिवेंट करना मुश्किल होता है। हिंडर मतलब रुकावट, आउटब्रेक जो होता है ना, जो बीमारी का फैलाव होता है, उसको प्रिवेंट करने में, उसको रोकने में रुकावट आती है। आउटब्रेक को रोकने में रुकावट, आउटब्रेक हिंडर इन प्रिवेंशन, हिंडर इन आउटब्रेक प्रिवेंशन, ये वर्ड को समझने की कोशिश करना। फैलाव के रोकने में भी रुकावट आती है, ठीक है। क्लोजर एनकाउंटर्स विद वाइल्ड लाइफ वाया फूड मार्केट्स और बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन इनटू प्रीवियसली अनटच्ड इकोसिस्टम। ये तो चाइना का एग्जांपल सबसे अच्छा हम दे सकते हैं। यहाँ पर इंडिया की क्या बात करेंगे, उनका वहाँ पर जो वेट मार्केट है, उनका एक वेट मार्केट है, उसको वेट क्यों बोलते हैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर जितने भी जानवरों को वो लोग कलिंग वगैरह करते हैं, किलिंग वगैरह करते हैं, उसके कारण जो भी ब्लड वगैरह बह रहा होता है ना नालियों में, वो कॉन्टीन्यूसली बह रहा होता है, इसलिए उस मार्केट का नाम वेट मार्केट रख दिया गया था। तो वाइल्ड लाइफ के साथ फूड मार्केट के कारण क्या होता है कि हाइजीन इतना मेंटेन नहीं हो पाता है, ठीक है, इसलिए। इंटरफेस बिटवीन एनिमल और ह्यूमन, एरिया ऑफ पुअर सैनिटेशन, यानी कि जहाँ पर साफ़ सफाई ना हो। विद रोडेंट्स, रोडेंट्स क्या होते हैं, रोडेंट्स जनरली मैमल्स ही होते हैं, और चूहे वगैरह जो हो गए हमारे, खरगोश वगैरह टाइप के हो जाते हैं कुछ एक, ये सारे के सारे रोडेंट्स होते हैं, ठीक है। और कुछ दूसरे भी जानवर होते हैं हमारे। फिर लाइव डोमेस्टिक, जो हमारे पशु, जो पालतू पशु होते हैं, गाय भैंस टाइप के हो गए। कुछ लोग सूअर को भी पालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और वाइल्ड एनिमल के जो मार्केट्स होते हैं ये, और एनिमल जो कि बैकयार्ड फार्म्स, यानी कि घरों के पीछे की तरफ जो होता है एरिया, वहाँ पर अगर आपने फार्म वगैरह रखा है, उसमें जो आप पशुपालन करते हो। और क्या, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ह्यूमंस। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर फैसिलिटी, यानी कि इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग होती है, और वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लेकिन वो रहने वाले जो लोग हैं ना, घरों के रेजिडेंशियल एरिया उसके पास है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नज़दीकी, ठीक है, नज़दीक, इंसानों के बहुत नज़दीक है। ये एक चैलेंज हो जाता है, किसका, इंसानों का और ह्यूमन बींग, वो जानवरों का इंटरफेस का। गवर्नेंस बाय लोकल अथॉरिटीज़, कंपीटिंग इंटरेस्ट विद इन अ फाइनाइट लोकल बजट। पैसे की कमी के कारण आप क्या करते हो, आप एडजस्ट करके मेंटेन करते हो कि भाई इतना कम पैसा मिल रहा है तो ठीक है, इतना ही सैनिटेशन प्रोवाइड करो। लोग हैं 500, लेकिन मास्क के पैसे कितने के हैं हमारे पास, 400 के हैं, तो ठीक है, सस्ते वाले मास्क खरीदो ताकि 500 लोगों को पहुंच जाए। सस्ते मास्क में डिफेक्ट तो मिलेगा ही। तो वही है, चैलेंज क्या है, कंपीटिंग द इंटरेस्ट विद अ फाइनाइट लोकल बजट। इनसफिशिएंट अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सेज मेजर प्रॉम्प्टली। इनसफिशिएंट एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, यानी कि जो प्रिपेरेशन है वो इनसफिशिएंट है, वो पूर्ण नहीं है अपने आप में। और कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ एट सब नेशनल एंड लोकल लेवल, डिफ़िकल्टीज़ इन एक्सेसिंग नेशनल कैपेसिटीज़। अब जो लोकल लेवल के लोग होते हैं वो नेशनल लेवल की कैपेसिटीज़ को कैसे हैंडल कर पाएंगे। एक गांव के लोगों के अकॉर्डिंग एक क्लिनिक प्रोवाइड किया जा सकता है, पूरा हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, और फाइनाइट बजट होता है। हेट्रोजेनस सब पॉपुलेशन, हेट्रोजेनस और होमोजेनस का मतलब आपको पता होना चाहिए। होमो का मतलब होता है सेम टाइप के, यानी कि पानी के अंदर अगर आप लिक्विड में, अगर आप लिक्विड मिलाओगे, पानी में अगर आप ऑयल या पेट्रोल भी मिला रहे हो तो भी होमोजेनस मिक्सचर बोलोगे, क्योंकि लिक्विड लिक्विड है दोनों के दोनों। लेकिन पानी में अगर आप रेत मिलाओगे तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा, क्योंकि एक आपने सॉलिड मिलाया है और एक आपने लिक्विड मिलाया है। तो यहाँ हेट्रोजेनस सब पॉपुलेशन, यानी कि वाइड रेंज ऑफ कल्चर फैक्टर्स, यानी कि एक जगह कोई रिलीजनस डिफरेंस होता है, कोई किसी कल्चर को फॉलो कर रहा है, कोई किसी स्टेट का रहने वाला है, कोई किसी कास्ट का रहने वाला है, सबके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर फैक्टर होते हैं। तो सब पॉपुलेशन जो है वो हेट्रोजेनस है, सेम नहीं है। तो उनके सोशल इंटरेक्शन जो होते हैं और उनके कंट्रोल मेजर्स होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, यही चैलेंज होता है। इनके सोशल जो उनकी वो होते हैं इंटरेक्शन, वो जब डिफरेंट होते हैं तो उसके कंट्रोल मेजर्स में प्रॉब्लम आती है। कि कुछ लोगों को, जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मंदिरों के अंदर लोग जा रहे थे, कुछ मस्जिदों में लोग जा रहे थे, हर एक को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे कि हम मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं मंदिरों में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स हो गए तो लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सम सब पॉपुलेशन माइट बी डिफिकल्ट टू रीच, और कुछ ऐसे सब पॉपुलेशन भी जिन तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। हाई कनेक्टिविटी टू अदर अर्बन सेंटर्स, जो बाकी के अर्बन सेंटर्स हैं उनके साथ बहुत ही हाई कनेक्टिविटी, जैसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। हाई लाइकलीहुड ऑफ मल्टीपल इंपॉर्टेंट इवेंट, रिस्क ऑफ रैपिड एक्सपोर्ट ऑफ डिजीज टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, फियर माइट लीड टू रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रैवल एंड ट्रेड। रीज़न क्या होता है पैंडमिक का, अर्बनाइजेशन का, आप कनेक्टिविटी मेंटेन करके रखना चाहते हो, आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो। चैलेंज क्या रहता है, चैलेंज ये आ रहता है कि आपके उस लाइवलीहुड के कारण, आपके उस लाइफस्टाइल के कारण, इधर उधर ट्रैवल करने के कारण वायरस और पेंडेमिक जो होता है बहुत ईजिली फैल जाता है, ठीक है, तो उसके कारण ट्रैवल को बैन करना पड़ता है। सेंटर ऑफ कॉमर्स,
व्यापार का केंद्र। ग्रेटर डिसरप्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ इकोनॉमी रुक जाती है पेंडेमिक के कारण, ये चैलेंज आ जाता है हमारे पास। स्टेबिलिटी, उसमें स्थिरता नहीं आती है, उसकी ग्रोथ, उसमें बढ़त नहीं हो पाती है। अनकन्वेंशनल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं, एक से ज़्यादा बताने वाले लोग हो जाते हैं, फेक न्यूज़ की प्रॉब्लम हो जाती है कि ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन आती है, बहुत जल्दी स्प्रेड करती है, ये एक चैलेंज हो जाता है। अब कह रहे हैं कि पोस्ट पैंडमिक सिटी की कैसे प्लानिंग की जानी चाहिए। पैंडमिक जाने के बाद, आपदा के जाने के बाद शहरीकरण की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसली जो होता है वो नियर फ्यूचर में एक कानून की तरह बनेगा, एक रूल की तरह होना चाहिए। वी नीड टू एनालाइज हाउ अ सिटीज़ डिज़ाइन इम्पैक्ट्स हेल्थ, सोशल मोबिलिटी एंड डिजीज़ कंट्रोल। हमको ये देखने की ज़रूरत है एक शहर का जो डिज़ाइन है, जो बनावट है, वो सोशल मोबिलिटी को डिजीज़ कंट्रोल में किस तरीके से हेल्प करता है। सोशल मोबिलिटी मतलब समाज का चाल चलन, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। अमंग अदर थिंग्स बेसिक एस्पेक्ट्स जो हैं सिटी प्लानिंग के एज नीडेड टू कॉम्बैट फ्यूचर पैंडमिक्स इज डिस्कस्ड बिलो। पहला होगा अर्बन डिज़ाइन, सिटी का डेटा। गुड अर्बन डिज़ाइंस हैव ऑलवेज बीन ए नेसेसिटी बट इट नीड्स डेटा एंड फीडबैक लूप्स। फॉर मोस्ट इंडियन सिटीज़ द डेटा इज़ नॉट रियली स्ट्रक्चर्ड फॉर प्लानिंग एंड रिसर्च। अर्बन डिज़ाइन के लिए, शहरीकरण की जो बनावट है उसके लिए हमको सिटी का डेटा चाहिए। अच्छा अर्बन डिज़ाइन तब बनता है जब हमारे पास सिटी का डेटा होता है, प्लस में फीडबैक लूप। फीडबैक लूप का मतलब होता है निरंतर लोग उसका ऊपर फीडबैक दे रहे होते हैं, उसमें अपडेट हो रहा होता है। निरंतर लूप मतलब वो बंद चुका है, उसमें लगातार होता रहेगा अपडेट। तो मोस्टली जो भारत के ज़्यादातर शहर, अच्छा इंडिया में कितने शहर आपको पता होना चाहिए, 4000 के आसपास सिटीज़ इंडिया में। और इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आई थिंक 738 हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट्स, जो मैंने लास्ट चेक किया था। ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा, इतना मुझे याद है 738 के आसपास डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन कभी आता नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब तक यूपीएससी ने क्वेश्चन पेपर बनाया हो, ठीक है, तब तक ही कोई नया डिस्ट्रिक्ट बन जाए, तो इस तरह का क्वेश्चन कभी आता नहीं है। पर आपको जनरल अवेयरनेस के तौर पे पता होना चाहिए, इंटरव्यू के तौर पे आपको पता होना चाहिए, आप एक ऑफिसर बनेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, आपको पता होना चाहिए। वाइडर फुटपाथ्स, जो फुटपाथ होते हैं उनको थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए। और वॉकेबल स्ट्रीट्स, ऐसी गलियाँ जिनमें चलना आसान हो, भिचकुच गलियाँ ना हो। नीडेड सो दैट पीपल डोंट क्राउड ऑन नैरो फुटपाथ्स, जो छोटे छोटे और तंग जो फुटपाथ होते हैं उनके ऊपर लोग ना चले, ये इस अर्बन प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए हमारा। अपग्रेड टू हेल्थ फैसिलिटीज़, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो फैसिलिटीज, सुख सुविधाएं, उनमें अपग्रेड होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, नई लर्निंग होनी चाहिए, नई ट्रेनिंग होनी चाहिए। सैनिटेशन फैसिलिटीज़, साफ़ सफाई की फैसिलिटीज़ और सेफ्टी की जो इन्फॉर्मेशन, यानी कि सुरक्षा से रिलेटेड जो भी सूचना है, वो बसेस और मेट्रो स्टेशन के ऊपर प्रोवाइड करनी चाहिए, रेल स्टेशन पे प्रोवाइड करनी चाहिए, बसेस के अंदर प्रोवाइड करनी चाहिए, पब्लिक टॉयलेट में प्रोवाइड करनी चाहिए, और बाकी पब्लिक स्पेसेस के ऊपर प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर आता है हमारा हाउसिंग। इन ऑर्डर टू इंश्योर लाइवेबिलिटी एंड कम्फर्ट इन होम्स अक्रॉस इनकम क्लासेस, projects will have to consider several factors: building typology, resource efficiency, common services related to water, energy, waste, locational aspect, connectivity, urban greenery। जब हम लाइवेबिलिटी और कंफर्ट की बात करते हैं, ठीक है, आराम के तरीके से रहने की बात और आनंद में रहने की बात करते हैं, तो इनकम क्लास की बात ज़रूर आती है, वो लोग जिनके पास पैसा होता है। तो प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स को हम ध्यान रखें। बिल्डिंग की बनावट क्या है, किस जगह के ऊपर बनी हुई है, किस सतह के ऊपर बनी हुई है, रिसोर्स की एफिशिएंसी कितनी है, पानी कहाँ से आ रहा है, बिजली कहाँ से आ रही है, कॉमन सर्विसेज, पानी की और बिजली, ये एनर्जी वगैरह होगी, वेस्ट, कूड़ा करकट कहाँ जा रहा है, लोकेशनल एस्पेक्ट, किस जगह पर लोकेटेड है, वहाँ पर कनेक्टिविटी कितनी है, मेट्रो से कितनी कनेक्टिविटी है, बैंक से कितनी कनेक्टिविटी है, रेलवे स्टेशन से कितनी कनेक्टिविटी है, मार्केट से क्या कनेक्टिविटी है। अर्बन ग्रीनरी, जो ग्रीन एरिया है वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है आसपास में, नहीं है, या फिर पार्क्स वगैरह कितने बना रखे हैं उस एरिया के अंदर, ये सब हमारी हाउसिंग की प्लानिंग में आता है। लोकेशन शुड बी earmarked इन मास्टर प्लान्स टू इम्प्रूव एरिया एडवांटेजेस, transport connectivity of affordable housing, self-constituted settlement. This will reduce economic and social cost of living. एयर मार्ट का मतलब होता है निर्धारित करना। जो लोकेशन है वो मास्टर प्लान के अंदर निर्धारित होनी चाहिए कि भाई वहाँ पर इम्प्रूवमेंट के एडवांटेजेस हैं या नहीं है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कैसी है, अफोर्डेबल हाउसिंग, क्या लोग वहाँ पर आसानी से ज़मीन खरीद पा रहे हैं, या फिर सेटलमेंट जो उसको सेल्फ कंस्ट्रक्ट करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आर्थिक और सामाजिक बचत होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वो बोलना चाह रहे हैं प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स वो एक साथ आएँ, ठीक है, और वो एक डिज़ाइन प्रोवाइड करे, सपोर्ट और ट्रेनिंग भी दें सेल्फ कंस्ट्रक्ट सेटलमेंट्स के बारे में। ये हुआ है पहले, वो बताना चाह रहे हैं कि ऐसा हुआ है।
जो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स लोग थे और जो प्लानर्स थे ना, वो एक साथ आए, उन्होंने एक डिज़ाइन सपोर्ट दिया, ठीक है, और इवन ट्रेनिंग भी दी किस चीज़ में, ये जो सेल्फ कंस्ट्रक्ट सेटलमेंट्स है, ऐसे घर बार, ऐसे छोटी मोटी जगह जो आप खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उसमें उन्होंने सपोर्ट भी दिया। कहाँ के एग्जाम्पल दिए उन्होंने, ये उन्होंने बोला है धारावी और शिवाजी नगर जो है मुंबई में, वहाँ की बात कर रहा है, और मंगोलपुरी जो है नई दिल्ली में, इन 3 लोकेशंस पर ऐसा हुआ है। और फिर उसके बाद बोल रहा है दिस इनिशिएटिव मस्ट बी टेकन फॉरवर्ड इन अदर सिटीज़, बाकी शहरों में भी इस चीज़ को फॉरवर्ड करना चाहिए, ताकि आप क्या कहते हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्ट सेटलमेंट्स जो है ना, उसको ज़्यादा प्रमोट करो। उससे क्या है, सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट हमारी बच जाती है। मोबिलिटी, मूवमेंट की बात की जाएगी। इन इंडियन सिटीज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है ना, जिसमें कि रेल हो गया, बस हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, ये सारे के सारे मोबिलिटी की बैकबोन है, यानी कि जो चाल चलन है, जो मूवमेंट है कंट्री के अंदर, उसकी बैकबोन क्या होते हैं, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप के ट्रांसपोर्ट। अब देखो, आपको पता होना चाहिए फॉर्मल और इनफॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी के अंदर। जनरली आपको नहीं पता होता कि फॉर्मल ट्रांसपोर्ट क्या होता है और इनफॉर्मल ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड आर रेडिकली री इमेजिनिंग द एलोकेशन ऑफ स्ट्रीट स्पेस। रेडिकली का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पूर्ण रूप से। री इमेजिन करने का मतलब होता है दोबारा उसकी बनावट जो है उसके ऊपर दोबारा काम किया जा रहा है, कि गलियों के अंदर कितना स्पेस देना चाहिए और सस्टेनेबल मोबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि फ्यूचर के शॉक्स देखो, जिस तरीके से कोविड-19 का पैंडेमिक आया, ये अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह का कुछ हो सकता है। तो मे बी फ्यूचर में और ज़्यादा डेंजरस कुछ आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए गलियों वगैरह का जो स्पेस है, ठीक है, उनके अंदर सस्टेनेबल मूवमेंट है या नहीं है, ये सब के सब फ्यूचर में सोचने वाली बातें होंगी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है, ये लंदन और डबलिन। डबलिन आपको पता होना चाहिए क्या है, ऑलराइट, आयरलैंड की एक सिटी है, कैपिटल बोल सकते हैं उसको। चलो ये बात मुझे बताओ कि आयरलैंड की कैपिटल है ही डबलिन या फिर एक सिटी है वहाँ पर, कोई तो मुझे बताएगा कमेंट के अंदर, ठीक है। वहाँ पर फिज़िकल डिस्टेंसिंग को इंश्योर किया जा रहा है। सो ये शॉपिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना लंदन के, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर शॉपिंग मार्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे एरिया को कम्प्लीटली शॉपिंग एरिया डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है। उनको जो साइड वॉक्स होते हैं ना, उनको वाइड किया जा रहा है डबलिन और लंदन के अंदर, ठीक है। किस तरह से जो टेम्प्रेरी कोन्स होते हैं, सड़क पे आप लोग जाओगे तो देखते हो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क किया जाता है, वहाँ पर वो टेम्प्रेरी कोन लगाए जाते हैं, एक वीएलसी मीडिया प्लेयर का सा वो सिंबल बना होता है ना, उसकी हेल्प से। तो ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी में आपको एग्जाम्पल ही लिखने होते हैं। ओके, मिलान प्लान्स टू एनकरेज वॉकिंग एंड साइकिलिंग। और नेक्स्ट पॉइंट एक बार हम फिर से कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि लो कॉस्ट टेम्परेरी साइकिल लेन्स, नए वाइडेंड साइड वॉक्स, रिड्यूसिंग, जिनकी स्पीड लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि मिलान प्लान्स क्या होते हैं। अब सुनने में तो ऐसा लगता है कि मिलान प्लान कोई स्ट्रेटजी वाली कोई चीज़ है, लेकिन मिलान एक सिटी है इटली के अंदर, ठीक है। उन्होंने एनकरेज क्या किया है, चलने को और साइकिल चलाने को। एनकरेज करना मतलब बढ़ावा देना, लोगों का उत्साह बढ़ाना, जिसमें कि जो स्पेशली उन्होंने जो यूज़ किया है वो है टेम्परेरी साइकिल लेन्स, ठीक है। और उन्होंने किया है साइड वॉक्स जो होते हैं, मतलब साइड में जो चलने का जो एरिया होता है उसको और वाइड करने की बात की है। स्पीड लिमिट को वो रिड्यूस कर देंगे 30 किलोमीटर पर आवर के ऊपर। मेलबर्न, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की सिटी है, वो ऐसे नेबरहुड्स को टेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर जो डेली नीड्स है ना, वो सिर्फ 20 मिनट के वॉकिंग एरिया के अंदर अवेलेबल हो जाए, यानी कि एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है। बाइक राइड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसी के थ्रू कम्यूट करने के कारण, कम्यूट करने का मतलब होता है ट्रैवल करना एक जगह से दूसरी जगह पर। सिटीज़ इंडिया का भी एग्जांपल दिया, ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। रट्टा मतलब रट्टा तो क्या, ऐसी चीज़ें ना दिमाग में बैठी होनी चाहिए। चेन्नई और पुणे ने क्रिएट किए 100 किलोमीटर के पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट्स सिंस 2014, ठीक है। 100 किलोमीटर के पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली, यानी पेडेस्ट्रियन मतलब जो वॉक करते हैं, पेडेस्ट्रियन वो होते हैं जो लोग वॉक करते हैं, उनके फ्रेंडली, उनके मुताबिक ऐसी गलियां बनाई है 2014 से। कितनी बना चुके हैं, 100 किलोमीटर की। फर्दर इसके अलावा चेन्नई इज़ क्वाड्रुपलिंग इट्स एफर्ट्स दिस ईयर थ्रू द मेगा स्ट्रीट प्रोग्राम। क्वाड्रुपलिंग का मतलब क्या होता है, क्वाड कॉप्टर सुना होगा आपने कभी, क्वाड कॉप्टर। क्वाड कॉप्टर वो होता है, ये जो ड्रोन होते हैं ना हमारे, जिसकी 4 पंखड़ियाँ होती हैं, क्वाड मतलब 4। तो उन्होंने अपनी, चेन्नई ने अपनी क्वाड्रुपलिंग इट एफर्ट्स का मतलब है अपनी जो वो एफर्ट लगा रहे थे उसको 4 गुना और बढ़ा दिया है। किस चीज़ के अंदर, उनका जो मेगा स्ट्रीट एक प्रोग्राम था ना उसके अंदर। और ये लोग इंस्पायर किससे हुए हैं, इंस्पायर्ड बाय दिस
by which the state has expanded the program to 10 more cities। उसी जिस तरीके से इन्होंने इतनी तेज़ी से बढ़ाया ना इसको मेगा स्ट्रीट प्रोग्राम को, उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी और 10 सिटीज़ के अंदर ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया है। आगे ये बोलता है स्पैटियल प्लानिंग। स्पैटियल का मतलब होता है स्थानीय संबंधी, ठीक है, स्थानीय संबंधी को बोलते हैं स्पैटियल प्लानिंग। हर एक डिज़ास्टर और क्राइसिस के अंदर, फिर चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो तो साइक्लोन हो, या फिर ये कोविड-19 का जो पैंडेमिक है ये हो, ऐसे एरिया जहाँ पर डेंस कॉन्सेंट्रेशन होता है अर्बन पुअर का, ठीक है ना, इम्पैक्टेड मोर देन रेस्ट ऑफ द सिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व। मैंने आपको बताया ऊपर कितने लोग एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं, वो डेंसिटी होती है डिफाइन। तो वो कहना चाह रहा है ऐसे एरिया जहाँ पर अर्बन के पुअर, शहरीकरण के जो शहरों में जो गरीब लोग होते हैं ना, वो लोग जहाँ पर रहते हैं, उनकी जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर होता है, चाहे वो फ्लड हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे पैंडेमिक हो। ये वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन और एमेनिटीज़, सुख सुविधाएं जो होती हैं नॉर्मल, साधारण से भी ज़्यादा बुरी हालत में होती हैं यहाँ पर। देखो ये पॉइंट कितना सुनने में कितना आसान ना। आईएएस ऑफिसर आप बनोगे ना तो आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए कि शहर के अंदर ऐसे एरियाज़ होते हैंगे, इसलिए आपको ये सब याद होना चाहिए। ये जो पैंडमिक है उसने हाईलाइट किया है दोबारा से कि हमको बिल्डिंग स्पेसेस की ज़रूरत है जो दैट आर नॉट गेटोज़। गेटोज़ क्या होता है पता होना चाहिए, झुग्गी झोपड़ियाँ जो होती हैं उसको गेटोज़ बोलते हैं, ठीक है ना। बट नॉन सेग्रीगेटेड मिक्स्ड क्लास मिक्स्ड यूज़ नेबरहुड्स दैट अलाउ पीपल टू सपोर्ट ईच अदर। सेग्रीगेट का मतलब होता है बांट देना, अलग अलग कर देना। नॉन सेग्रीगेटेड मतलब बटा हुआ स्पेस भी नहीं चाहिए। और जब देखो दो तरीके की बातें निकल के आती हैं। एक तो बात निकल के आती है कि अगर खुला स्पेस चाहिए तो मतलब सेग्रीगेट हो जाएगा, बट जाएगा सब कुछ। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि बांटो भी मत और उसको फिर झुग्गड़ झोपड़ी भी मत बनाओ। क्यों क्यों नहीं बांटना? क्योंकि हमको मिक्स्ड क्लास चाहिए, हर तरह के बैकग्राउंड के लोग एक जगह पर चाहिए। मिक्स्ड यूज़ नेबरहुड्स चाहिए, आस पड़ोस में हर तरह के लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आएंगे, ऐसा हमको माहौल बनाना है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोग झुग्गड़ झोपड़ी बनाना चाहते हैं, नहीं। सच मिक्सिंग वुड एंश्योर नेग्लेक्ट एंड पॉवर्टी इज़ नॉट लिक्ड इनटू पॉकेट्स। जब आप इस तरीके से मिक्स कर देते हो ना लोगों को आपस में, तो कोई ना कोई एक दूसरे की मदद करने आ जाता है। उसमें फिर क्या हो जाता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप पॉवर्टी, गरीबी को ना छोटे छोटे टुकड़ों में एक जगह इकट्ठा नहीं कर रहे हो, या तो आपने एक जगह पे ही सारे गरीबों को इकट्ठा कर दिया। नहीं, वो कहना चाह रहे हैं मिक्स्ड होना चाहिए प्लानिंग, हर तरह के लोग एक दूसरी जगह पे होने चाहिए, ताकि कोई ना कोई किसी न किसी की मदद करने के लिए आगे आ जाए। दैट वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैव एक्सेस टू सिटी सेंटर एंड सोर्स। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? एक्सपोज टू थ्रेट। कमज़ोर लोगों की जो पॉपुलेशन है ना, उनको फिल्म कह रहा हूँ, ये जो देश का जो सेंटर्स होते हैं, सिटीज़ के जो सेंटर्स होते हैं, बाकी जो मेजर रिसोर्सेज होते हैं, उन सब के पास उनका एक्सेस होना चाहिए, ये वो कहना चाह रहा है। एंड दे आर नॉट नेगलेक्टेड ड्यूरिंग, और किसी भी ऐसी आपदा के कारण उनको एक नेगलेक्ट नहीं किया जाए। जैसे हमारे माइग्रेंट लेबर्स की करंट सिचुएशन देखें तो अभी उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। इनिशियल लेवल पे तो वो इग्नोर ही हो रहे थे ना, वो सब नहीं होना चाहिए। तो वो प्लानिंग किस में आएगी? वो स्पैटियल प्लानिंग में आएगी, स्थान के आधार से निर्धारित होगी, वो उस प्लानिंग के अंदर आएगा। फिर ये बोलता है कि चलो अब कंक्लूजन कर देते हैं। ऑनगोइंग पैंडेमिक, ये जो आपदा है कोविड-19 की, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है। अर्बनाइजेशन ने चेंज कर दिया है लोगों का जीने का तरीका, और कम्युनिटीज़ लिव, वर्क एंड इंटरेक्ट एंड द नीड टू स्ट्रेंथन सिस्टम। जिस तरीके से हमारा समाज रह रहा है, काम कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, हमें ज़रूरत है उस सिस्टम को और मजबूत करने की। और जो लोकल कैपेसिटीज़ हैं उनको, लोकल कैपेसिटी समझ रहे हैं ना, पंचायती राज सिस्टम हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट हो गया, डिस्ट्रिक्ट फोर्स हो गई, पुलिस हो गई, ठीक है ना। इन लोगों को ज़रूरत है कि वो उस ऐसी बीमारी को फैलने से रोकें, और अर्जेंटली, जल्दी के अंदर एक ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पर हमें कलेक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहिए। कलेक्टिवली मतलब एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर्डनेस सिस्टम, एक मजबूत सिस्टम तैयार करना चाहिए जो कि बेटर अडेप्टेड है इंक्रीजिंगली अर्बनाइज सेटिंग्स। ऐसी परिस्थितियों के लिए वो तैयार है जहाँ पर अर्बनाइज, शहरीकरण जहाँ ज़्यादा हो रहा है ना, ऐसी सुविधा, ऐसी जगह पर अगर कोई परेशानी आती है उससे लड़ने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। सोशल इश्यूज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर वायलेंस एंड कोविड-19। आप इमेजिन करके देखो मेंस का क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। ये विमेन से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, विमेन का डोमेस्टिक वायलेंस का, जो कि आमतौर पे चर्चा में रहता है। तो विमेन का जो भी टॉपिक हो रहा है उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हाल में।
आपको कवर करना ही करना है। कहीं भी आ सकता है, मेंस में आ सकता है, प्रीलिम्स में आ सकता है, इंटरव्यू में आ सकता है, और क्या कहते हैं ऐसे में आ सकता है, ऑप्शनल में कहीं कुछ, क्या पता आपका टॉपिक एंथ्रोपोलॉजी है, फिर कोई और ऐसा टॉपिक रिलेटेड है तो वुमेन का कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। बट ऐसे और जीएस के अंदर तो बहुत हाई चांसेस होते हैं, लिखा हुआ है सिलेबस में क्लियर वुमेन के ऊपर। तो हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 के लिए तो कोविड-19 के दौरान जेंडर वायलेंस क्या हो रहा था, और क्या कुछ उस पर रिपोर्ट्स हैं, क्या कुछ उसके लॉज हैं, क्या कुछ उसके चैलेंजेस थे, एवरीथिंग। बस ये सोशल इश्यूज़ के 5 टॉपिक है, उसमें से 2 हैं लेंदी, ये पहले वाला हमने कर लिया, दूसरा थोड़ा सा लेंदी है, और बाकी 3 टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। रिसेंटली जो यूएन विमेन है उन्होंने अर्ज किया था मेंबर स्टेट्स को, यानी कि जितने भी यूएन के मेंबर कंट्रीज़ हैं, कि उनके जो भी प्लान ऑफ एक्शन है ना कोविड-19 से फाइट करने के लिए, उसके अंदर वो एक चीज़ पे ध्यान दें कि शैडो पेंडेमिक मतलब होता है कि महामारी की आड़ में जेंडर वायलेंस जो है ना, जेंडर बेस्ड वायलेंस, वो बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। तो अपने प्लान ऑफ एक्शन के अंदर वायलेंस के प्रिवेंशन के भी प्रोविजंस ऐड करें, ये बात उन्होंने कही है। इसके अलावा जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, कौन है यूएन के सेक्रेटरी जनरल? एंटोनियो गुटेरेस। उन्होंने अपील किया है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ना एक सीज फायर होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ हॉरिफाइंग ग्लोबल अर्ज इन डोमेस्टिक वायलेंस। उन्होंने कहा घरेलू हिंसा के अंदर एक भयानक तरीके से उफान देखा गया है, ठीक है, बढ़त दिख गई है, तो इसके ऊपर एक सीज फायर होना चाहिए, यानी कि इसको रोका जाना चाहिए। और न्यूज़ में क्या क्यों था, यूएन के एजेंसी जो है ना फॉर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसका नाम है यूएनएफपीए। अच्छा, यूएनएफपीए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है। उन्होंने एस्टिमेट किया है कि देयर वुड बी, यानी कि फ्यूचर में 31 मिलियन मोर केसेस, और भी ज़्यादा केसेस हो सकते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअलिटी के और डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में, अगर ये लॉकडाउन 6 महीने तक चलता है तो। इंडिया के अंदर देखो, इंडिया की बड़ी बहुत ही बेकार रिपोर्ट है। 23 मार्च से लेकर 1 अप्रैल, यानी कि कुछ 7 से 8 दिन के अंदर ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो कि दिल्ली में है, उसको 69 ऑनलाइन कंप्लेंट्स आई थी डोमेस्टिक वायलेंस की पूरे देश भर से। और इसमें बहुत सारे जो केसेस थे ना, मोस्ट ऑफ देम वो सारे के सारे नॉर्थ इंडिया से थे, पर्टिकुलरली पंजाब से। स्टेट कमीशन जो होता है ना, जैसे ये तो नेशनल कमीशन हो गया, स्टेट कमीशन को भी ऐसे ही कुछ इंक्रीजमेंट दिखाई दिया था डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट्स के अंदर। However, लेकिन even before the global spread of the new coronavirus, statistics showed that a third of a women around the world experienced some form of violence in their lives. कोविड-19 के पैंडमिक के शुरू होने से पहले भी ये कहा जा रहा है कि एवरी थर्ड वुमेन एक्सपीरियंस्ड, हर तीसरी स्त्री को किसी न किसी फॉर्म में हिंसा का सामना करना पड़ा था, किसी न किसी फॉर्म की, नॉट नेसेसरली डोमेस्टिक, इन एनी ऑफ द फॉर्म। एक बार ये जान लेते हैं जनरल रीजंस क्या होते हैं और इश्यूज़ इन्वॉल्व क्या होते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर दो, बेटर रहेगा, फिर इसको वापस कर देंगे। तो ऑर्थोडॉक्स पेट्रियार्कल माइंडसेट, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी परंपराएं, ठीक है, और पेट्रियार्कल मतलब पुरुष संबंधी, मेट्रियार्कल मतलब पुरुष, पेट्रियार्कल इज फादर, फादर लीनिएज, फादर साइडेड, मेट्रियार्कल मतलब मदर इन्फ्लुएंसिंग, मदर डोमिनेटिंग। एक माइंडसेट है हमारा पेट्रियार्कल, ठीक है, कि पुरुष अधीन हमारे जो समाज है वो है। मेल का डोमिनेशन होता है, कंट्रोल करते हैं वेमेन को, मेल को प्रिविलेज होता है, वेमेन को सबऑर्डिनेट स्टेटस मिलता है। इनफर्टिलिटी और डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड होता है, यानी कि घरों में होता है ना कि इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है, या फिर मेल चाइल्ड का बर्थ नहीं होता तो भी एक इशू होता है डोमेस्टिक वायलेंस का। वेमेन आर ऑल्सो मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, यानी कि जिसके साथ भी उनका प्रेम प्रसंग होता है उनके द्वारा भी उनके ऊपर हिंसा की जाती है, अगर उनकी एजुकेशन कम है उनको। और एक्सपोजर टू मदर्स बीइंग अब्यूज्ड बाय पार्टनर्स, ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एक्सपोजर टू मदर्स बीइंग अब्यूज्ड बाय ए पार्टनर, आई डोंट गेट दिस पॉइंट। अब्यूज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, इसमें मेरे को ना पहले भी जब मैं प्रिपेयर करता मुझे 2 लाइनें बड़ी अजीब सी दिखाई दी थी, एक और भी आगे आएगी, मेरे को उसका मतलब भी समझना इन्होंने क्यों लिख दिया है वो, ठीक है। नेक्स्ट है बीइंग अब्यूज बाय अ पार्टनर, और अब्यूज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में भी ये होता है, अब्यूज़ होता है। एटीट्यूड्स एक्सेप्टिंग वायलेंस, यानी कि ऐसा एटीट्यूड बन जाता है हमारा कि हम उस वायलेंस को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी आम जिंदगी का हिस्सा है। मेल प्रिविलेज एंड वुमेन सबऑर्डिनेट स्टेटस, ये तो हो ही गया, देखो रिपीट भी कर दिया उन्होंने पॉइंट। चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस, यानी कि सामाजिक और आर्थिक संबंधों का बदलाव। पर्टिकुलरली जो अर्बन एरियाज़ के अंदर क्या देखा गया है कि जिन वर्किंग वुमेन की जो सैलरी ज़्यादा होती है ना, उनको अपने फैमिली के अंदर बहुत सारे इस तरह के वायलेंस फॉर्म के या फिर अब्यूज़ फॉर्म की चीज़ सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, ठीक है। अब्यूजिंग एंड नेग्लेक्टिंग इन लॉज, डावरी डिमांड्स एट्सेट्रा, ये सब होता है। वायलेंस अगेंस्ट यंग विडोज़ स्पेशली इन रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ में अगर कोई विधवा हो जाती है तो जनरली उनको अब्यूज़ इस तरीके से किया जाता है कि उनको ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि बिकॉज ऑफ यू योर हस्बैंड डाइड एंड दे आर डिवॉइड, उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती, उनको रहन सहन का अच्छे से नहीं दिया जाता है, इस तरीके का उनके ऊपर एक
मतलब मिसबिहेवियर किया जाता है, एक असॉल्ट किया जाता है उनके ऊपर इस तरीके से। ओके, अब वापस आते हैं। अब हाउ कोविड-19 इज़ डीपनिंग द डोमेस्टिक वायलेंस सिनेरियो। इस महामारी के दौरान ऐसा क्या हो रहा है, इस आपदा के दौरान, इस महामारी के दौरान ऐसा क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक घरेलू वायलेंस जो बढ़ती जा रही है, वो वाले कारण देखते हैं। लॉकडाउन के कारण क्या हो गया, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो गया है वंस मोबिलिटी, एक इंसान की मूवमेंट के ऊपर इधर से उधर जाने में। तो इसके कारण जो वुमेन है ना, वो अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में आ गई है और बहुत हाई रिस्क के ऊपर है कि उनको फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल अब्यूज़ का डैमेज हो। हाँ, अगर जो डोमेस्टिक वायलेंस में जनरली देखो, एक आम तौर के ऊपर, ऐसा मैं 100% नहीं कहूँगा, 98-99% क्या होता है, मेल हिट्स द वुमेन, ठीक है, मेल पर्सन हिट द वुमेन, हिट द वुमेन, फीमेल, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेल और वुमेन नहीं, मेल हिट द फीमेल, ये 98-99% केसेस में होता है। कुछ केसेस में थोड़ा उल्टा भी हो जाता है, ठीक है। तो देखा ये गया है कि ना, जब लॉकडाउन हो गया है, पीपल आर नॉट गोइंग टू देयर ऑफिसेज, पीपल आर नॉट गोइंग फॉर देयर वर्क, तो दे आर एट देयर होम्स, they do get frustrated, so they need some soft corner to, to get to ventilate their, to their all those frustrations and stress and everything. So they always find the soft corner, so they always find somebody who cannot attack back on them, ठीक है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं लोग कि उनको पता होता है कि ये इंसान मुझसे कनेक्टेड है, ये इंसान ना मुझको छोड़ के जाएगा, ना मुझे खिलाफ कुछ एक्शन लेगा, और मैं अपने भड़ास इस इंसान पे निकाल सकता हूँ। दिस हैपन्स, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, वी नीड टू टॉक अबाउट दिस थिंग। सो दिस इज़ फ्यूल्ड मैंडेटरी स्टे एट होम, क्योंकि अब कंपलसरी हो गया घर पे रहना, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़, एंग्जाइटीज़ हैं, वो सारी की सारी इस पैंडमिक के कारण हो ही रही हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट मुझे समझ में ही नहीं आता है, क्या लिख दिया उन्होंने। WHO ने बोला है, डिजास्टर्स डिस्टर्ब द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। कोई भी आपदा होती है, उससे फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट जो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। दैट वुड नॉर्मली कीप द वॉयलेंस कंटेंड, जो कि आमतौर पर हिंसा को कंटेन करके रखता है, जैसे कि शेल्टर हो गया, स्टेबल रूटीन हो गया, वॉयलेंस प्रिवेंशन सिस्टम। हाँ ठीक है, ये कह रहा है जैसे शेल्टर वगैरह होते हैं, स्टेबल रूटीन जो होता है ना किसी का, आप आमतौर पे काम के लिए जा रहे हो, इसके कारण क्या होता है, फिजिकल और एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर जो मेंटेन रहते हैं। लेकिन पैंडमिक के दौरान क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये फंक्शनिंग इनकी बंद हो जाती है, ये मूवमेंट बंद हो जाती है, स्पेशली कोविड-19 जैसे के दौरान। इस कारण भी एक अपसर्ज देखा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, ठीक है। पॉइंट तो सही कह रहा है, मैंने गलत ऐसे ही बता दिया। हेल्थ केयर प्रोवाइडर और पुलिस वाले हैं अंडर स्टाफ्ड हैं, ओवरवेल्ड में, लोकल सपोर्ट ग्रुप्स हैं वो पैरालाइज हो चुके हैं, फंड की शॉर्टिंग हो रही है, पुलिस इतनी बिजी है, हेल्थ केयर वाले इतने बिजी हैं, उनके पास स्टाफ की कमी है, पैसों की कमी है, जिसके कारण क्या है, जो डोमेस्टिक वायलेंस के शेल्टर्स भी होते हैं ना, वो भी बंद हो चुके हैं। वो डोमेस्टिक वायलेंस के शेल्टर वो होते हैं जहाँ पर अगर आपको घरेलू हिंसा से कोई मदद चाहिए तो आप कुछ समय वहाँ पर जाके रह सकते हो, वो शेल्टर होते हैं, वो भी बंद हो चुके हैं या फिर वो फुल हो चुके हैं। दीज लिमिटेशंस फ्यूल इम्प्यूनिटी फॉर द परपेट्रेटर्स। परपेट्रेटर्स का मतलब होता है अपराधी, और इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्ति। तो ये जो लिमिटेशंस है ना ऊपर जो बताई इन्होंने, इनके कारण क्या होता है कि ऐसे अपराधियों को दंड मुक्ति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उनको एक्सेस बहुत ज़्यादा मिल रहा है, पीपल आर नॉट द विक्टिम इज़ नॉट कंप्लेनिंग, विक्टिम के नॉट गो फॉर हेल्प आउटसाइड, ठीक है ना। इफ़ द विक्टिम इज़ एजुकेटेड दे कैन डेफिनेटली कंप्लेन वाया टेलीफोन एंड अदर मीडियम्स, बट नॉट एवरी वन हैज़ दिस प्रिविलेजेस। और इन बहुत सारे कंट्रीज़ में तो वुमेन को साइड, जो ऐसे कानून ही नहीं है बहुत सारे देशों में जो वुमेन की साइड लेते हो। 1 in 4 कंट्रीज़ हैव नो लॉ स्पेसिफिकली प्रोटेक्टिंग वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको लिख लो नोट डाउन करके। 4 में से एक देश ऐसा भी होता है जिसके पास वुमेन को लेकर कोई, उनकी वुमेन की सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून ही नहीं है। रिसेंट मेजर्स गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं, गवर्नमेंट ने क्या बात की, गवर्नमेंट ने कहा कि 1 स्टेप सेंटर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। जगह जगह पे डिफरेंट चीज़ें नहीं बनाएंगे हम लोग, सिंगल सेंटर बनाएंगे, 1 स्टॉप सेंटर, जहाँ पे क्या होगा, लीगल और साइको सोशल हेल्प मिलेगी। लीगल यानी कि कानूनी, साइको सोशल यानी कि मानसिक और सामाजिक मदद मिलेगी विद नीमहंस। नीमहंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस है, ठीक है। और साथ में जो लोकल मेडिकल सपोर्ट टीम्स हैं, पुलिस वगैरह हैं, नालसा की टीम है, इन सबको भी ऐड कर लो ताकि इन सबको भी मूवमेंट में दिक्कत ना हो। से एक सिंगल स्टॉप सेंटर हो जाता है ना, फिर दिक्कत, वरना क्या होता है कि हर एक स्टाफ को मैम मूव करने में पासेस वगैरह की दिक्कत होती है एंड एवरीथिंग। कुछ 1000 के आसपास लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें स्टाफ मेंबर्स थे 1 स्टॉप सेंटर के, एज वेल एज जो शेल्टर होम वाली वीमेंस थे डिस्ट्रेस में, उन सब ने भी, सुधार गृह, उज्ज्वला होम्स और वर्किंग वुमेन हॉस्टल से। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उन्होंने रिसेंटली एक व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया था ताकि औरतों के लिए आसान हो जाए कि अगर उनको कंप्लेन वगैरह करनी हो। उसके साथ साथ एक हेल्पलाइन और ईमेल ऑप्शन भी है। अब कुछ स्टेट्स के इनिशिएटिव देख लेते हैं कि स्टेट ने क्या इनिशिएटिव लिया है।
अच्छा, ये आपको याद हो गया ना, ऊपर हम लोगों ने देखा था कि सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो आई थी वो पंजाब स्टेट से आई थी। तो आपको कहीं रिपोर्ट में फैक्ट्स वगैरह लिखना हो तो ये आप लिख सकते हो, याद रहना चाहिए। यूपी ने एक लॉन्च किया था इनिशिएटिव मार्च में, सप्रेस कोरोना नॉट योर वॉइस, जिसमें बैटर्ड वुमेन। अच्छा, बैटर्ड वुमेन क्या होती है? बैटर्ड वुमेन जनरली वो होती हैं जो विक्टिम होती ही हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, लेकिन कहीं ना कहीं ना उन्होंने ये सीख लिया होता है, उनको ऐसा लगने लग जाता है कि अब्यूज़ और ये जो वायलेंस है ना, ये उनकी लाइफ का पार्ट है। सो दे स्टार्ट टेकिंग दैट थिंग वेरी कैजुअली। ठीक है, उनके लिए था ये। हेल्पलाइन नंबर था जिसमें विमेन पुलिस ऑफिसर्स उन तक पहुंचते थे मदद करने के लिए। कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ से अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने की बात की गई थी, जो कि विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रही है उसके प्रति। और हाउ टू रिकॉग्नाइज डोमेस्टिक वायलेंस, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला वायलेंस ही डोमेस्टिक वायलेंस है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता है, लोग इतने यूज टू हो जाते हैं इन चीज़ों के। और उसकी कंप्लेंट कैसे करोगे आप? कॉलर्स को इनक्रेज किया गया था कि वो कॉल करें और अपने अनुभव शेयर करें। एक और कैंपेन था, बेल बजाओ, रिंग द बेल, कॉल्स ऑन मेन्स एंड बॉयज़ टू टेक अ स्टैंड। ये उन लोगों के लिए था, लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक अ स्टेप अगेंस्ट दिस डोमेस्टिक वायलेंस। एक था एम पावर 111, एक न्यूली लॉन्च्ड हेल्पलाइन है मुंबई की जो डोमेस्टिक अब्यूज़ को रिपोर्ट करते हैं। इन्होंने टाई अप किया था गवर्नमेंट के साथ और महाराष्ट्र के और बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी, एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करने के लिए। यार बीएमसी के बारे में पढ़ते रहना, ये बहुत न्यूज़ में रहता है एक्चुअली। तो जनरली हर सिटी का ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इतना न्यूज़ में नहीं रहता, लेकिन मुंबई का रहता ही है। एनजीओ और सिविल सोसाइटीज़ वगैरह ने क्या किया था डोमेस्टिक वायलेंस के प्रति? उन्होंने इंडिविजुअल मेंबर्स ने हर एक दिन 10 औरतों को कॉल कर रहे थे और उनसे ये जानना चाह रहे थे, उनको बता भी रहे थे कि वो आप अकेले नहीं हैं, आपको कोई मदद चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे एक एनजीओ थे स्त्री मुक्ति संगठन, उन्होंने हेल्प किया था वुमेन्स को, उनको फ्री काउंसलिंग दी थी, उनको ऑनलाइन फैसिलिटी दी थी अगर उनको क्राइम को रिपोर्ट करना हो तो। जुडिशियल इंटरवेंशंस, यानी कि जो कानूनी और जो न्यायपालिका ने किस तरीके से इसमें इंटरवेन किया है, उन्होंने कुछ कॉग्निजेंस लिया है इस इशू के लिए। कॉग्निजेंस का मतलब डिटेल्ड और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑन समथिंग। ठीक है, जम्मू और कश्मीर का जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था, टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। सुओ मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन, ये एक लैटिन टर्म है, लैटिन लीगल टर्म होता है सुओ मोटो, इसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन टर्म। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था डोमेस्टिक वायलेंस केसेस के प्रति लॉकडाउन के अंदर। और एक ऑफर्ड ए स्ल्यू डायरेक्शन, स्ल्यू का मतलब होता है टर्न और स्लाइड डायरेक्शन, इसमें एक स्पेशल फंड क्रिएट करेंगे ये लोग, डेजिग्नेट करेंगे इंफॉर्मेशनल स्पेस, सेफ स्पेसेस करेंगे वुमेन के लिए, दुकानों वगैरह के बाहर, मॉल वॉल के आसपास एक सेफ स्पेस वगैरह क्रिएट करेंगे वहाँ पर, ऐसा फार्मेसीज में, जहाँ पर वुमेन जो है वो आकर के अपनी रिपोर्ट वगैरह बता सकती हैं। ऐसा ही फ्रांस में हुआ था रिसेंटली, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो जाके उस पर क्या कहते हैं, फार्मेसी में जाके बोल सकते हैं मास्क 9, जैसे ही वो मास्क 9 वर्ड प्रोनाउंस करेंगे तो दुकानदार समझ जाएगा कि इसको कुछ डोमेस्टिक वायलेंस में कुछ इशू है, इसको हेल्प चाहिए, एंड दे विल हेल्प हर इन, आइदर दे विल कॉल द पुलिस और समथिंग, उनकी रिपोर्ट कंप्लेंट वगैरह लिखेंगे, जो भी कुछ करेंगे, जो भी उन्होंने मीडियम बना रखा था। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ हुआ ऐसा। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्ट किया सभी स्टेट और सेंटर को कि वो ऐसे मेजर्स लें वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस से। यूएन की रिकमेंडेशन देख लेते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट क्या है। यूएन ने अर्ज किया सारी गवर्नमेंट को कि वो ऐसे कुछ प्रिवेंशन बनाए और रिड्रेस करें। रिड्रेस करने का मतलब होता है निवारण करना वायलेंस का, जो कि विमेन के अगेंस्ट हो जा रही है। ये एक नेशनल रिस्पॉन्स का की पार्ट होना चाहिए, जो भी आप कोविड-19 में कर रहे हो, जो भी आपका प्लान ऑफ एक्शन है कोविड-19 का, उसका एक की पार्ट होना चाहिए कि आप विमेन के डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बहुत ध्यान दो। और कुछ एक्शंस उन्होंने बताया था कि आप अपने सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करो ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में। जुडिशियल सिस्टम बनाओ जो कंटिन्यू करेंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे अब्यूज़र्स को। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है उनके ऊपर मुकदमा चलाना। और परसिक्यूट होता है ना, जैसे हम लोगों ने सीएए के टाइम पे परसिक्यूशन वर्ड बहुत सुना था। परसिक्यूट का मतलब होता है किसी को सताना। ठीक है, विमेन और गर्ल्स उनको हाई प्रायोरिटी मिलेगी विद नो इम्प्यूनिटी टू परपेट्रेटर्स। अपराधियों को कोई दंड मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन विमेन और गर्ल्स को हाई प्रायोरिटी दी जाएगी। इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम बनाओ ये फार्मेसीज़ में, ग्रोसरीज़ में। डिक्लेयर करो शेल्टर को एसेंशियल सर्विस। अगर आप शेल्टर को एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर कर दोगे तो वो लॉकडाउन पीरियड में भी ओपन रहेंगे, अदरवाइज़ वो नॉन एसेंशियल की तरह बंद हो जाते हैं। सेफ वेज क्रिएट करो वुमेन के लिए, अगर उनको मदद चाहिए और उनको विदाउट अलर्टिंग द अब्यूज़र्स, उनके जो अब्यूज़र्स हैं, उनके जो अपराधी हैं, उनको अलर्ट किए बिना कुछ ऐसा सेफ पैसेज बताओ। अगर उनको मदद चाहिए, उनको रिपोर्ट करना हो, हेल्प चाहिए तो कैसे करोगे। अवॉइड रिलीजिंग प्रिजनर्स कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन एनी फॉर्म। आपको पता है कोविड-19 के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स हैं जिनको बेल के ऊपर या फिर उन लोगों को, जिसने अब छोटी मोटी चोरी की है उसको, लेकिन फिर भी जेल हो गई है, सप्ताह भर की जेल है, महीने भर की जेल है, उनको छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर किसी का ऐसा क्राइम है विमेन के अगेंस्ट है, उन लोगों को मत छोड़ो, उनके अलावा बाकियों को छोड़ दो। स्केल अप करो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेनिंग, पर्टिकुलरली दोज टारगेटेड एट मेन एंड बॉयज़। पुरुष और लड़कों की तरफ जो कैंपेन हो उनको इम्प्रूव करने के लिए उनको थोड़ा सा और स्केल अप करो, उनको बढ़ाओ। भारत में 3 तरह के कानून हैं जो डायरेक्टली डोमेस्टिक वायलेंस से डील करते हैं। पहला वो कानून है
प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2015 का, और दूसरा है डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, तीसरा है सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड का। ये दो छोटे छोटे हैं, पहले नीचे वाले बता देता हूँ फिर ऊपर वाले बताता हूँ। डावरी एक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर आपने आपको पनिशमेंट मिलती है अगर आप डॉवरी देते हो या लेते हो, क्या पनिशमेंट मिल सकती है? 6 महीने तक की जेल हो सकती है और 5,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 498 में क्या होता है, क्रिमिनल लॉ होता है जिसमें हस्बैंड या रिलेटिव्स और या फिर हस्बैंड जो भी क्रूअल टू वुमेन है यानी कि औरत के प्रति अपराध करते हैं उनको सजा हो सकती है। अब ये ऊपर वाला लॉ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006, ये क्या है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये जो एक्ट है ये एक्सपेंडेड है, इसकी डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस की, जो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकल वायलेंस होगा तो भी, वर्बल वायलेंस हो गया, इमोशनल हो गया, सेक्सुअल वायलेंस हो गया, इकोनॉमिक वायलेंस होगा तो भी आपकी कंप्लेन की जा सकती है। इसकी डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप पे ही नहीं है, मैरिड वुमेन के ऊपर, मदर के ऊपर, डॉटर के ऊपर, सिस्टर के ऊपर, सबके ऊपर है ये। ठीक है, ये सिर्फ प्रोटेक्शन उनको नहीं करता है कि जिनकी शादी वगैरह हो सकती है, बल्कि आप लिव इन रिलेशनशिप में हो ना तो भी आप इस लॉ के अकॉर्डिंग अपनी सपोर्ट ले सकते हो सरकार से, एज वेल एज फैमिली मेम्बर्स, इसमें मदर, ग्रैंड मदर एट्सेट्रा सब है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के खिलाफ बोला था कि ये डिवोर्स के बाद भी लागू होगा ये वाला एक्ट। ऐसा नहीं है आपका डिवोर्स हो गया तो आप जाके किसी को भी वायलेंस कर सकते हो, बोल सकते हो तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, नहीं, ये तब भी डोमेस्टिक वायलेंस में ही काउंट होगा। इट ऑल्सो स्टक डाउन वर्ड्स ऑफ अडल्ट मेल, यानी कि उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मेल टू फीमेल ही होगा, फीमेल टू फीमेल भी हो सकता है और फीमेल टू मेल भी हो सकता है। अडल्ट मेल वर्ड को निकाल दिया। इस कानून के अंदर जो विमेन है उनको प्रोटेक्शन मिलती है डोमेस्टिक वायलेंस से, फाइनेंशियल कंपेंसेशन भी मिल सकता है यानी कि कुछ रकम भी मिल सकती है अगर आपने उनके खिलाफ कुछ अब किया है तो उनको ज़रूरत है तो, और उनको मेंटेनेंस मिल सकती है अपने उससे अब्यूज़र से, अगर वो अलग अलग रह रहे हैं तो भी मेंटेनेंस का जितना खर्चा होगा वो अब्यूज़र देगा उसको। इनको राइट टू सिक्योर हाउसिंग मिलता है, राइट टू रिजाइड इन मैट्रिमोनियल और शेयर हाउस होल्ड, अगर आप शादी करके एक घर में रह रहे हैं तो भी आपको रहने का हक मिलता है। अगर आप घर में नहीं रह रहे हैं, सिर्फ शेयर करके रह रहे हैं लेकिन आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, आपको हाउसिंग का राइट चाहिए, आपको रहने की जगह भी चाहिए, तो वो भी आपको इस एक्ट के थ्रू आपको मिलता है। एक मजिस्ट्रेट होता है वो इस प्रोटेक्शन को पास करता है इस एक्ट को अब्यूज़र के खिलाफ, और डजन कॉन्टैक्ट और गेट क्लोज टू द सर्वाइवर। Provides for breach of protection order, interim protection order by respondent as a cognizable and non-bailable offense punishable। cognizable का मतलब होता है कि ये jurisdiction में आता है कोर्ट के, यानी कि न्यायपालिका के विधीन आता है। नॉन बेलेबल का मतलब इसके ऊपर बेल नहीं हो सकती, जमानत नहीं हो सकती है, ठीक है। और इसकी जो प्रोटेक्शन वगैरह इम्प्रिजेंट वगैरह होती है ना वो 1 साल तक की हो सकती है, और जो फाइन हो सकता है वो 20,000 का हो सकता है, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड एनजीओज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू वुमेन। अगर किसी स्त्री को, किसी नारी को अगर डोमेस्टिक वायलेंस में कुछ सपोर्ट चाहिए तो उनको एनजीओज के थ्रू कॉन्टैक्ट करवाया जा सकता है, उनको काउंसलिंग दी जा सकती है, ये सब भी होता है। आप लोगों को ऐसा कभी लगेगा मेरी जो वीडियो लगातार सुन रहे हैं कि कभी कभी तो लड़का बड़ा धीरे बोलता है, कभी कभी बंदा बहुत तेज़ बोलने लग जाता है। एक्चुअली मूड पे डिपेंड करता है, मौसम गर्मी का है ना, और मैं ऐसी जगह पे रह रहा हूँ आजकल लॉकडाउन के टाइम में जहाँ पर एसी नहीं है फ़िलहाल, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है तो सब कुछ अनसेटल चल रहा है, तो कभी कभी गर्मी के माहौल में थोड़ा ऐसा हो जाता है मूड कि कुछ टॉपिक्स में बहुत फास्ट पढ़ दूंगा, कुछ टॉपिक में बहुत अरे सुस्त होकर पढ़ता हूँ आराम से, फिर मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। मैं ऐसा टाइम देखता हूँ, ऐसा कॉर्नर देखता हूँ जो घर के अंदर यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कि जब कोई शोर शराबा ना हो रहा तो मैं उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो अभी सब कुछ शांत है तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ी देर में शोर हो जाएगा स्टार्ट तो मैं बीच में बंद कर दूँगा, फिर बाद में कंटिन्यू करूँगा। तो थोड़े दिनों में मैं सब नॉर्मल कर दूँगा। अभी वैसे भी चैनल नया है, मैं सीख ही रहा हूँ, मुझे लोगों के अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो भी सुन रहा है इस वीडियो को फिलहाल यहाँ तक पहुँच गया है। सपोर्ट करते रहो यार, थोड़ा बातचीत करते रहा करो, मुझे बताते रहो अगर कुछ भी इंप्रूव करवाना चाहते हो ना। स्टार्टिंग की पहली वीडियो देखोगे तो मैं बहुत बेकार था, कुछ लोगों ने मुझे फीडबैक दी, मैंने फटाक से इंप्लीमेंट कर दिए। तो आपको कुछ लग रहा है कि मैं वो चीज़ करूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ और डिटेल में जाऊँ, या फिर थोड़ा कम करूँ, या फिर फास्ट करूँ या स्लो करूँ, जैसा भी चाहते हो मुझे बता दो, मैं धीरे धीरे सब इंप्लीमेंट कर दूँगा, ठीक है। हाँ, पनिशमेंट होती है 1 साल की, मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट होती है, 20,000 रुपये का हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। PWDVA यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स अगेंस्ट, अरे ऊपर था ना इसका, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, PWDEA। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो कहाँ से आए हैं? कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसको इंडिया ने रेटिफाई किया था 1993 में। अच्छा, ये कन्वेंशन किसके अंडर आता है? ये UN के अंडर ही आता है ये कन्वेंशन, ठीक है। हमारा यहाँ पर ये वाला टॉपिक खत्म, अगले वाले पे चलते हैं। 6.3 में हमारे पास है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना लोगों का एक जगह से दूसरी जगह, वो इंटरनल यानी एक कंट्री के विद इन की बात की जा रही है अभी, ठीक है। वो हम देखते हैं। तो इसकी ग्लोबल रिपोर्ट आई है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की एक रिपोर्ट आई है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ऐसे क्वेश्चन ना जनरली प्रीलिम्स में ज़्यादा बनते हैं, और सेकेंडरी चीज़ आप इसके डेटा को मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इसके ऊपर एक प्रॉपर एक क्वेश्चन भी बन जाए, हाँ वो बन सकता है, वो एक चांस है ज़रूर,
लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के डेटा को आप याद रख के डिफरेंट क्वेश्चंस में किसी में कहीं पुट कर दिया, किसी में कहीं पुट कर दिया, आप ऐसे कर सकते हो। तो जानते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर IDMC ने रिसेंटली पब्लिश किए एक ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020, किसको बोलते हैं ग्रिड 2020। अब IDMC क्या है? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में और ये नॉर्वेयन रेफ्यूजी काउंसिल का पार्ट है, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक NGO है, जो क्या प्रोटेक्ट करती है उन लोगों का हक जो डिस्प्लेसमेंट से अफेक्टेड है। ऑल राइट, इट सीक्स टू प्रोवाइड ये हाई क्वालिटी डेटा और एनालिसिस देती है, और इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एंड एक्सपर्टीज ऑन द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट विद द एम ऑफ इन्फॉर्मिंग पॉलिसी एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। इन्फॉर्मिंग पॉलिसी बनाने में हेल्प करते हैं, ऑल राइट, और ऑपरेशनल डिसीजंस के लिए हेल्प करते हैं, और इनकी एक्सपर्टीज़ भी इसी चीज़ के अंदर होती है। तो इनकी की फाइंडिंग्स क्या थी? ये कह रहे थे कि ग्लोबली पूरे विश्व भर में 33.4 मिलियन जो नए डिस्प्लेसमेंट हुए थे 2019 में, जो कि 2012 के बाद हाईएस्ट फिगर है। साउथ एशिया रीजन जो है उसमें सबसे ज़्यादा नए डिस्प्लेसमेंट देखे गए थे। ठीक है, आगे का डेटा क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो हुए हैं वो अब तक 50.8 मिलियन पहुंच गया है, जिसमें से 18.3 मिलियन जो है इंटरनेशनल IDP वही है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट पीपल, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, वो बच्चे हैं, यानी कि 18.3 मिलियन बच्चे हैं जो कि 15 साल से कम उम्र के हैं, और 3.7 मिलियन ऐसे लोग हैं, यानी 37 लाख लोग ऐसे हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट होती हैं ये किस चीज़ से ट्रिगर होते हैं? कन्फ्लिक्ट और वायलेंस। ये तो आप समझते होंगे कन्फ्लिक्ट क्या होता है, वायलेंस क्या होता है। An all-time high 45.7 million people were displaced as a result of conflict and violence. हाईएस्ट 45.57 मिलियन ऐसे लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह किस लिए डिस्प्लेस होते, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस था वहाँ पे। 3/4 ऑफ दीज यानी कि 45.7 का 3/4, ठीक है, 10 कंट्रीज़ में पढ़ते हैं। कौन सी 10 कंट्रीज़? आप कंट्री के नाम सुनोगे आपको मैप के ऊपर कंट्री का इमेज बन जानी चाहिए, कंट्री का मैप बन जाना चाहिए, कंट्री का प्रेसिडेंट या फिर कोई पर्टिकुलर न्यूज़ उसकी आ रही हो बन जानी चाहिए। सीरिया की बात करते हैं, कोलंबिया हो गया, यमन हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, एट्सेट्रा। 10 कंट्रीज़ तो ऐसी हैं, उसमें से कुछ मेजर कंट्रीज़ ये बता दी इसने यहाँ पर। इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ़ न्यू डिज़ास्टर डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, यानी कि 5 मिलियन। कब? इन द वर्ल्ड इन 2019। डिज़ास्टर डिस्प्लेसमेंट यानी कि किसी आपदा के कारण, किसी मुसीबत के कारण, किसी प्रलय के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। दीज वर द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज हैज़ार्ड इंटेंसिटी, यानी कि किसी भी मुसीबत के बढ़ने की इंटेंसिटी मतलब उसकी गहराई क्यों इतने बढ़ के आई है, और उसके कारण हाई पॉपुलेशन एक्सपोजर। पॉपुलेशन तो देखो इंडिया में एक बढ़ी जा रही है, आपको पता है कि 2000, अगर आप नीति आयोग की वेबसाइट को रेगुलर चेक करते हो वहाँ पर 2018 तक का फिगर दे रखा है कि कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की। हालांकि अभी 2020 में सेंसस रेडी होगा, अगर हम लॉकडाउन से जल्दी फ्री हो जाते हैं तो 2021 में अगले साल सेंसस आएगा 10 साल बाद वाला, और तो फिर हमारे पास अच्छा डेटा होगा। हाई लेवल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, आर्थिक और सामाजिक कमज़ोरी, जो गठबंधन नहीं हो पाते आर्थिक सामाजिक, लोग आपस में एडजस्ट नहीं कर पाते, उसके कारण भी लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है। 5,90,000 लोग जो हैं वो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के कारण ही रहते हैं, क्योंकि डिज़ास्टर्स के कारण उनको इंटरनली डिस्प्लेस करना पड़ता है, उनके जीवन का व्यापन ही ऐसे होता है। जो न्यू डिज़ास्टर डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो किस चीज़ का रिजल्ट है? जैसे बहुत सारे साइक्लोन्स हो गए, जैसे फ़ानी हो गया, वायु हो गया, बुलबुल हो गया, एट्सेट्रा। अमंग साउथ वेस्ट मानसून हो गया, ठीक है, ड्राउट्स हो गए कुछ देश के कुछ भागों के अंदर, उन सब का रिजल्ट है। IDP जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं रिफ्यूजीज से, इन दैट हैविंग नॉट क्रॉस द बॉर्डर। रिफ्यूजी का मतलब वो होता है जो एक बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की रिपोर्ट है, यानी कि एक देश की बाउंड्री के अंदर अंदर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, उस चीज़ की रिपोर्ट है ये। दे आर नॉट टिपिकली कवर्ड बाय इंटरनेशनल रिफ्यूजी प्रोटेक्शंस। तो जो इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट वाले होते हैं ना, ये रिफ्यूजी वालों की रिपोर्ट में काउंट ही नहीं होते हैं। तो रिफ्यूजी इज़ अ डिफरेंट थिंग और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल IDP आर डिफरेंट। तो दे रिमेन सब्जेक्ट टू नेशनल लॉ, यानी कि एक कंट्री के जो लॉज होते हैं ना उनके सब्जेक्ट बन रहते हैं। एंड सच आर अफोर्डेड लेस प्रोटेक्शन, और इन लोगों को वैसे भी प्रोटेक्शन कम मिलती है, क्योंकि रिफ्यूजीज़ की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा कंसिडर की जाती है कि उनको पूरा का पूरा देश छोड़ना पड़ रहा है। अब एक बार ऊपर चलते हैं, ये देख लेते हैं एक बार ये क्या इन्होंने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 3 एरियाज़ फॉर एक्शन नीडेड एंड टू एंड द डिस्प्लेसमेंट एंड रिड्यूस डिस्प्लेसमेंट रिस्क। अभी आपने डेटा तो बता दिया,
लेकिन ऊपर आपने ये भी बताया था ना, यहाँ पर देखो इन्होंने ये बताया था कि ये पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। तो इन्होंने 3 तरीके बताए हैं, 3 एक्शन बताए हैं जिस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट को रिड्यूस कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, री इन्फोर्स्ड पॉलिटिकल कमिटमेंट। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। हाँ, री इन्फोर्स्ड पॉलिटिकल कमिटमेंट, विलिंगनेस ऑफ डिसीजन मेकर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स टू रिकॉग्नाइज एंड इन्वेस्ट इन एड्रेसिंग इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कह रहा है कि जो लोग डिसीजन लेते हैं, जो लोग निर्धारित करते हैं कि क्या कानून बनेगा क्या नहीं बनेगा, उनकी विलिंगनेस होनी चाहिए, उनकी इच्छा होनी चाहिए कि वो इस मोटिव के ऊपर काम करें। तो ये काम और भी आसानी से और भी तेज़ी से हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विद आईडी अलाइनिंग दम विद नेशनल प्रायोरिटीज़। राष्ट्र की संबंधी जो भी प्रायोरिटीज़ होती हैं उन सब के साथ इंटीग्रेट करना, यानी कि कुछ और स्कीम्स के साथ इनको भी मिला देना। ऑलराइट, वो कह रहे हैं कि पॉलिसीज़ को भी आपस में इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। सेकंड क्या बोलना चाह रहा है वो देख लेते हैं एक बारी। स्ट्रेंथेंड कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। इंडिविजुअल की, एक अकेले इंसान की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो आईडीपी को एक्सेस में इंक्रीज़ होने से या फिर बिल्कुल ही इंक्रीज़ होने से रोकने की कोशिश करे। इट कैन बी अचीव्ड बाय इन्वॉल्विंग आईडीपी एज देयर होस्ट कम्युनिटीज़ इन प्लानिंग एंड द प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज एंड सपोर्टिंग देम इन डेवलपिंग न्यू स्किल्स। आप उन्हीं के बारे में प्लान करने के लिए उन्हीं लोगों का सहारा लो, उन्हीं लोगों से सजेशन लो, ये किया जा सकता है। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव्ड एविडेंस, इंक्रीज्ड कवरेज, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। इनकी कवरेज भी होनी चाहिए ना। रिफ्यूजी के बारे में तो कवरेज हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी आएंगी जो उन पर काम करती है, लेकिन सिंस आईडीपीज़ के बारे में इतनी कवरेज नहीं हो पाती तो लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ऑल्दो ग्रिड बहुत अच्छा काम कर रही है, स्टिल वी नीड more support from other peoples and individual and the media coverage and the government's intervention etc. तो ये वाला टॉपिक हमारे यहाँ पर हो गया कंप्लीट। 6.4 है हमारा ग्लोबल एजुकेशन कोलिशन। ये भी छोटा सा टॉपिक है, एक इनिशिएटिव है किसका, यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस की जो विंग है यूनेस्को, उसका है कि ग्लोबल एजुकेशन कोलिशन। थोड़ा सा हम लोग यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की ही, ठीक है, जो पीस प्रमोट करती है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट करती है एजुकेशन में, साइंस में और कल्चर में। 16 नवंबर 1945 को इसे बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। 193 मेंबर्स हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। अब ग्लोबल एजुकेशन कोलिशन के बारे में जान लेते हैं। ऊपर से कहानी बता दूं एक बारी। देखो, पैंडमिक के दौरान सब कुछ बंद हो चुका है, ठीक है, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने सोचा कि देखो भैया, एजुकेशन के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहाँ पर सब मिलकर डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से और कोऑर्डिनेट करके एक कॉलिशन, यानी कि कॉलिशन के अंदर क्या होता है कि मिलते हैं सब के सब, ठीक है, एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेटअप करें जो बाद में भी कभी काम आ जाए, फ्यूचर में भी कोई ऐसी लॉकडाउन जैसी कोई अगर सिचुएशन आती है, क्योंकि ये ऐसा लॉकडाउन वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। धरती की इतिहास में जब से हम लोगों की ये वाली सिविलाइजेशन सेटअप हुई है, हम लोगों ने ऐसा लॉकडाउन कभी देखा ही नहीं है इतने वाइड स्केल के ऊपर। ऑलराइट, तो इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ बनाते हैं ताकि एजुकेशन से रिलेटेड अगर फ्यूचर में भी कभी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको हम लोग ईजीली हैंडल कर सकें। तो उसी के लिए है ग्लोबल एजुकेशन कोलिशन। अब इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको सुनने होंगे। बोरिंग पॉइंट्स है, मैं सच बता रहा हूँ पहले ही बोलने से पहले, लेकिन हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत बोरिंग होती हैं, तो ये बोरिंग वाला पार्ट भी हमको करना पड़ेगा। मे बी कोई सोशियोलॉजी वाला होगा, उसको ये पार्ट बहुत पसंद आएगा। फॉर मी दिस इज़ अ बोरिंग थिंग बट आई विल डेफिनेटली डू इट। ग्लोबल एजुकेशन कोलिशन एक मल्टी सेक्टर पार्टनरशिप है, ठीक है। मल्टी सेक्टर मतलब सिर्फ एक नहीं होगा सेक्टर, एजुकेशन के जो सेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे या फिर बहुत सारे होंगे उसके अंदर, पार्टनरशिप होगी जिसमें यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज होंगी, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, फिलेंथ्रोपिक का मतलब होता है, फिल मतलब होता है लव, एंथ्रो मतलब होता है मैनकाइंड, तो मैनकाइंड लविंग और नॉन गवर्नमेंटल एनजीओज भी होंगे इसमें। इट सीक्स टू फैसिलिटेट इंक्लूसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी। देखो वर्ड कितना खूबसूरत है, फ्रेज़ कितना खूबसूरत है, ऐसे के लिए, जीएस के लिए कितना खूबसूरत फ्रेज़ है। फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एजुकेशनल डिसरप्शन ड्यू टू कोविड-19। डिसरप्ट हो गई ना हमारी एजुकेशन की फ्लो, तो उसी के लिए है ये। अब एम क्या रखेंगे जीएससी का, हम बोलते हैं कि हेल्प करेंगी कंट्रीज़ किस में, मोबिलाइज करने में, रिसोर्सेज में।
जो रिसोर्सेज हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको अगर नोटबुक्स वगैरह ख़त्म हो गई हैं तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाए इंटरनेशनल कि बच्चों तक स्टेशनरी वगैरह पहुंचाने में हेल्प हो, स्पेशली जब लॉकडाउन जैसी चीज़ें आ जाएँ, महामारी फैल जाए तब। और इम्प्लीमेंट करने में इनोवेटिव और कंटेक्स्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। कंटेक्स्ट मतलब जो नीडेड है, जो अप्रोप्रिएट है ना, उसी के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में एक इनोवेटिव अप्रोच हमारी होनी चाहिए। फिर हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे रिमोटली, मतलब एक जगह से टीचर बैठा होगा, वो ऑनलाइन आपको रिमोटली एक जगह से पढ़ा पाएगा, बहुत जगह तक आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लेवरेजिंग हाई टेक, लो टेक और नॉन टेक अप्रोचेज, यानी कि किसी के पास हाई टेक है तो उसको हाई टेक के तरह के फीचर मिल जाएंगे, जिसके पास लो टेक है वो लो टेक के मिलेगा, जिसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसके लिए भी कोई काम किया जाए, उसको भी कुछ ना कुछ एजुकेशन मिलेगी। सीक इक्विटेबल सॉल्यूशंस एंड यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब आप कहीं पर भी जाकर, और जनरली आप किसी भी टाइप के इंटरनेट वगैरह से उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर वो ऑफलाइन होगा तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, हर जगह अवेलेबल होगा। प्लस में इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब होता है कि एक तो होता है इक्वालिटी, इक्वालिटी के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइडेड होते हैं। इक्विटी होता है, इक्विटेबल होता है कि जिसको जितनी ज़रूरत है ना उसको उसके हिसाब से देना। ऐसा नहीं कि एक सुपर स्टैंडर्ड सेट कर दिया, नहीं, जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उसके हिसाब से देना, इसे इक्विटेबल बोलते हैं। इंश्योर करेंगे कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस और अवॉइड करेंगे ओवरलैपिंग एफर्ट्स। अगर आप कोऑर्डिनेट करोगे, कंट्रीज कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है, ये वाला सेक्शन वो कंट्री संभालेगी, ये वाला सेक्शन वो ऑफिस संभालेगा, ये वो एनजीओ संभालेगी, ये वो सिविल सोसाइटी संभालेगी, तो ओवरलैप नहीं करोगे। ऐसा नहीं है ना कि भाई मैथमेटिक्स के ऊपर एक बंदे काम कर रहे हैं, एक सोसाइटी काम करी, दूसरी सोसाइटी भी लगी हुई है मैथमेटिक्स पे काम करने, तो ओवरलैप होगा, उसको ध्यान रखना कि वो ना करें। फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ स्टूडेंट्स टू स्कूल व्हेन दे रीओपन टू अवॉइड एन अपसर्ज इन ड्रॉप आउट रेट्स। इस बात पर भी ध्यान देंगे कि जब हमारा कोविड-19 का लॉकडाउन हटेगा तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो वापस स्कूल में जाएँ। कुछ आई थिंक 2014 के अंदर एक आउटब्रेक हुआ था अफ्रीकन कंट्रीज़ में, वहाँ ये न्यूज़ पता चली थी कि ऐसे आउटब्रेक के बाद जब स्कूल्स रीओपन हुए तो बहुत हाई परसेंटेज में बच्चे जो थे उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था। दे नेवर रिटर्न टू स्कूल। तो हमें इंश्योर करना होगा कि बच्चे ऐसे ना करें। एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे स्कूल क्लोजर के, यूनेस्को ने जो बताया वो देखते हैं। लर्निंग इंटरप्ट होती है बच्चों की, यूथ की, उनको अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव हो जाते हैं वो, करेक्ट है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर बहुत दिक्कत होती है, और जो अंडर प्रिविलेज होते हैं उनकी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं बियॉन्ड स्कूल की, वो बहुत ही कम रह जाती हैं। फिर 191 कंट्रीज़ ने अपने स्कूल्स को बंद किया है, जिसमें 1.5 बिलियन स्टूडेंट्स इम्पैक्ट हुए हैं। प्रीमिली से लेकर टर्सरी एजुकेशन तक 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हुए हैं, तो ये बहुत हाई परसेंटेज है। पुअर न्यूट्रिशन एज, कुछ बच्चे और यूथ जो होते हैं वो स्कूल का जो फ्री डिस्काउंट जो मील होता है ना उस पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि पुअर फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है। सरकारी स्कूलों के अंदर कुछ एनजीओज़ वगैरह होते हैं, वो जैसे मिड डे मील चलता है इंडिया के अंदर, इस टाइप की स्कीम चलाते हैं। अच्छा, मिड डे मील इंडिया में कौन से स्टेट ने सबसे पहले लॉन्च किया था और कौन से ईयर में किया था, ये आप मुझे बता सकते हो तो कमेंट में बताओ, पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। फिर कन्फ्यूजन होती है, स्ट्रेस होता है टीचर्स को, हाँ भैया वो अपने बच्चों के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते, दे कैन नॉट सपोर्ट देम इन लर्निंग, ठीक है, दे आर अनश्योर ऑफ देयर ऑब्लिगेशन, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको अनश्योर हो जाते हैं उनको करना क्या है ऐसे लॉकडाउन के टाइम पर, क्योंकि अप्रोच तो हो नहीं पा रहा है कुछ। पेरेंट्स तो बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं डिस्टेंस और होम स्कूलिंग के लिए, स्पेशली दोज ऐसे पेरेंट्स जिनकी खुद की एजुकेशन बहुत लिमिटेड होती है, तो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड कि 2-3 महीने जब हमारे लॉकडाउन के अंदर बच्चे घर में रहेंगे तो उनके साथ कैसे कोप अप करना है। Challenges in creating, maintaining or improving distance learning as on demand overwhelm existing portals to remote education. रिमोट एजुकेशन प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं कि सब उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो एक चैलेंज रहेगा कि how everybody gets to know about it and how everybody gains access to all the resources and the knowledge that will be freely or maybe on premium basis available to people. ये एक चैलेंज आएगा हमारे पास। अब ड्रॉप आउट रेट्स के अंदर तो ये तो होना ही है, देखो मैंने आपको एग्जांपल ऊपर भी दिया था, ड्रॉप आउट तो होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना ऐसे टाइम के अंदर जो गरीब घर परिवार से आते हैं, अगर उनका स्कूल इस तरीके से छूट जाता है महामारी वगैरह के कारण, तो वो क्या करते हैं फिर अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए स्कूल वगैरह छोड़ के काम में लग जाते हैं, तो ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ जाते हैं। सोशल आइसोलेशन ऑफ स्कूल्स जो हैं हब होते हैं स्कूल सोशल एक्टिविटी के और ह्यूमन इंटरेक्शन के, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए। काफ़ी खूबसूरत पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा आप। Challenging in measuring and validating learning as strategies to administer examinations at distance and raise serious concern about fairness, especially when access to becoming variable. यानी कि आपने कितना याद किया, आपको कितना समझ में आ रहा है, आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है, आपके रिपोर्ट कार्ड, आपका एनालिसिस, आपकी लर्निंग एटीट्यूड, इन सब का मेजरमेंट ही टूट जाता है, फ्लो टूट जाता है।
So how does a teacher get to know that how much more is required to be conveyed during a class? Because there is no interaction since because of the lockdown. So we need to come up with a global education coalition so that we can overcome all these challenges. अब कुछ गाइडलाइंस हैं स्कूल्स को सेफली रीओपन करने के लिए यूनेस्को के, यूनिसेफ के, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, वर्ल्ड बैंक के जो इशू किए हैं ताकि स्कूल्स की ओपनिंग जो है वो बहुत सेफली की जा सके. क्या क्या है? पॉलिसी रिफॉर्म होगा, क्लियर पॉलिसीज़ होंगी स्कूल को ओपन करने के लिए और क्लोज़ करने के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज में. पहले नहीं थी, अब एकदम क्लियर बनाएंगे. क्योंकि देखो बच्चे जो होते हैं और यूथ जो होता है ये भविष्य होता है. सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी इनकी करनी होती है हम लोगों को. और सिंस बच्चे जो होते हैं उनका इम्यून सिस्टम भी इतना डेवलप नहीं हुआ होता है, तो दे आर मोर वल्नरेबल टू दिस काइंड ऑफ आउटब्रेक्स. Addressing financial requirements by investing in strengthening education system for recovery and resilience. एजुकेशन के डिपार्टमेंट में इतना, क्योंकि देखो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही ना, स्कूल्स वाले बोल रहे हैं कि आप हमको फ़ीस पहुंचाओ, क्योंकि टीचर्स की सैलरी देनी है, स्टाफ की सैलरी देनी है, स्कूल को चलाना है, आगे भी काम करना है, क्योंकि स्कूल में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है. ऐसा नहीं कि स्कूल बंद है मतलब परमानेंट बंद है. समथिंग इज़ डेफिनेटली वर्किंग आउट देयर. बच्चे जो बोल रहे हैं उनका ये होता है पेरेंट्स का कि फ़ीस कैसे दे देंगे, स्कूल तो जा नहीं रहे बच्चे. तो हमारे पास कुछ ऐसे फाइनेंशियल हेल्प होनी चाहिए ताकि ऐसे इमरजेंसी के टाइम में हम लोग उसको यूज़ कर सकें. नेक्स्ट वी हैव ensuring conditions that reduce disease transmission. This is safeguard essential services, supply, promote healthy behavior, hand washing, social distancing. ये सब हमको सिखाने चाहिए और बच्चों को पहले ही पता होना चाहिए ताकि आउटब्रेक को कंट्रोल करने में हेल्प मिले. फोकस करेंगे हम प्रैक्टिसेस पे दैट कंपनसेट फॉर द लॉस्ट इंस्ट्रक्शनल टाइम, स्ट्रेंथनिंग पेडागोगी एंड बिल्ड ऑन हाइब्रिड लर्निंग मॉडल्स. हम अपना स्टडी का जो पैटर्न है, स्टडी की जो टेक्निक्स है उनको थोड़ा चेंज करेंगे. पेडागोगी का मतलब होता है टीचर, ठीक है, और डेमागॉग का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ, पेडागॉग इज टीचर, डेमागॉग होता है एक डिक्टेटर यानी कि एक क्रूअल रूलर. तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जितना जो समय खो दिया है हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडलिंग करनी पड़ेगी ताकि हम खोए हुए समय का सारा यूटिलाइजेशन कर सकें. आने वाले टाइम में हाइब्रिड टेक्निक्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है, मल्टीपल इनोवेटिव वेज डिफाइन करने पड़ेंगे खुद के लिए और दूसरों के लिए, ताकि जो लर्निंग का जो टाइम लॉस हुआ है ना उस सबको रिकवर किया जा सके. आगे बात करता है अडेप्ट करना पड़ेगा स्कूल ओपनिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस टू एक्सपैंड एक्सेस टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स सच एज प्रीवियसली आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और माइग्रेंट चिल्ड्रन. डाइवर्सिफाई क्रिटिकल कम्युनिकेशन आउटरीच बाय मेकिंग देम अवेलेबल रेलिवेंट लैंग्वेजेस. ये कहना चाह रहा है इस पॉइंट के अंदर कि भैया कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, स्पेशली वो लोग जो फाइनेंशियली मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं उन लोगों तक तो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचाएँ. ऑलराइट, जैसे कुछ लोग हो गए, फिर उनके पास एक्सेस कैसे होगा, ठीक है ना, उन लोगों के पास तो पैसा भी नहीं होता है. अब उनकी सैलरी रुक गई है तो वो लोग स्कूल में कैसे आएंगे, तो फिर ड्रॉप आउट रेट्स भी बढ़ जाते हैं. फिर हमको कुछ ऐसे तरीके से करना पड़ेगा कि हर एक रेलेवेंट लैंग्वेज के अंदर उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की ज़रूरत है. भाषा का बहुत बड़ा रोल है इंडिया के अंदर, स्पेशली जहाँ पर हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक लैंग्वेज चेंज हो जाती है, डायलेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, बोलियाँ चेंज हो जाती है. तो भाषा को ध्यान में रख के हमको अपने इस ग्लोबल एजुकेशन कॉलिशन पे काम करना होगा. ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा मुझे तो बोरिंग लगा बट हमने कवर कर लिया, दैट्स इट. अब चलते हैं इसके बाद हम अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, विद्यादान 2.0. ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने लॉन्च किया है विद्यादान 2.0. ये विद्यादान 2.0 क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं. ऑलराइट, ठीक है, ये एक नेशनल प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल्स होंगे जैसे कि टीचर्स हो गए, एजुकेशनिस्ट हो गए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस होगी, स्कूल्स एक्सेट्रा, वो सारे के सारे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लर्निंग के लिए जो एजुकेशन डोमेन है. ऑलराइट, लर्निंग वाली बात है, ध्यान रहे लर्निंग के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है विद्यादान 2.0. ये जो कंट्रीब्यूशन होंगे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे टीचिंग की वीडियोस दे दी आपने, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आइटम्स दे दिए, लेसन प्लान्स दे दिए फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 12, और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड बाय द स्टेट, यूटी, उनके रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स जो भी हो सकते हैं. स्टेट्स और यूटी से स्पेसिफाई भी कर सकते हैं उनको किसकी ज़रूरत है. इसमें इंक्लूड करेंगे हम शेयरिंग लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस, कंसल्टेशन, स्ट्रेस रिलीविंग सेशंस ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, सेशन ऑन ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ऑलराइट, अबाउट विद्यादान 2.0. विद्यादान 2.0 जो लॉन्च हुआ था, क्यों हुआ है, इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग कंटेंट फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि पैंडमिक लॉकडाउन हो गया है और पैंडमिक के कारण लॉकडाउन हो गया है, जिससे कि क्या बच्चों के स्कूल्स वगैरह अब जो है वो एकदम स्कूलिंग डिस्टर्ब हो गई है, पूरी की पूरी फ्लो टूट गया बच्चों का. तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि लर्निंग मेथड को इवॉल्व करते हैं और विद्यादान 2.0 आता है सामने.
इंटीग्रेट करने के लिए डिजिटल एजुकेशन को स्कूलिंग के साथ, टू ऑगमेंट लर्निंग, ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। कंटेंट जो होगा उसको मॉनिटर करेगा एक पैनल, यानी कि ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होगा, ऑलराइट, जो कि रिलीज़ करेगा दीक्षा ऐप के ऊपर टू चिल्ड्रन अक्रॉस कंट्री, कंटिन्यू लर्निंग एनी टाइम एंड एनी वेयर। देखो एनी टाइम एंड एनी वेयर का मतलब होगा कि ऐसा नहीं है कि उसमें सब रिकॉर्डेड चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं कि लाइव चलेगा फिर वो गायब हो जाएगा। सो इट विल रिमेन इन द ऐप, आप जब चाहो उसे एक्सेस कर सकते हो। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इनिशिएट करेंगे अपने खुद के प्रोग्राम जो कि विद्यादान 2.0 के अंडर होंगे। नाउ वी नीड टू नो अबाउट दीक्षा। व्हाट इज़ द दीक्षा ऐप? इट्स द फुल फॉर्म इज़ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। देखो भैया, इंडियन ब्यूरोक्रेसी की जो सबसे खूबसूरत बात है ना वो ये है, ये एब्रीविएशंस बड़े खूबसूरत बनाते हैं। देखो दीक्षा वर्ड को हिंदी में मीनिंग भी यही होता है, जो गुरु अपने शिष्य को देता है ना उसे दीक्षा बोलते हैं, राइट। और इन्होंने इसको एजुकेशन से कनेक्ट किया है, डिजिटल से कनेक्ट किया है, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। स्वयं करके, संजीवनी करके, समुद्र सेतु, वंदे भारत, ये खूब बेहतरीन नाम होते हैं हिंदी शब्द के हमारे। जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है इसको 2017 में लॉन्च किया था MHRD ने। ये एक सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल है स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। ये जो हाई क्वालिटी ई लर्निंग मटेरियल है ना, ये स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए अवेलेबल है इस पोर्टल के ऊपर। इसलिए जो दीक्षा है ना, ये नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स एंड एड टीचर्स, एड मतलब हेल्प करेगा टीचर्स को लर्न करने में और ट्रेन करने में खुद को। फॉर असेसमेंट रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल, जिसके लिए असेसमेंट मतलब खुद को चेक करना कि हमने कितना किया, प्रोग्रेस वगैरह चेक करनी, उसके रिसोर्सेज भी अवेलेबल होंगे। स्टेट्स और गवर्नमेंट बॉडीज़ और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इंटीग्रेट करेंगे दीक्षा ऐप के साथ और उनके जो रेस्पेक्टिव टीचर इनिशिएटिव्स होंगे उसमें। करंटली फ़िलहाल दीक्षा जो है 10 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। कौन से लैंग्वेज है ये पता होना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, असामीज़, मराठी, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बोथ। कंटेंट को क्रिएट करने के लिए भी और व्यू करने के लिए भी, तो 10 तरह के लैंग्वेज में आप इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, लेकिन मैं आपको वीडियो ख़त्म होने से पहले बता देता हूँ, जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं ना यहाँ तक, उन लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है, दे हैव नो आइडिया। हमारे कौन से टॉपिक हो चुके हैं, पॉलिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, यहाँ से सोशल इश्यूज़ हो गया है, कल्चर हो गया है, एथिक्स हो गया है। तो नेक्स्ट हम लोग टच करते हैं एनवायरनमेंट। 9 टॉपिक्स हैं, क्या करूँ, एक ही दिन में कर दूँ या फिर 2-3 दिन लगेंगे इसमें? 2 दिन तो मेरे हिसाब से मिनिमम लगेंगे। आई थिंक छोटे टॉपिक्स होंगे, जल्दी निपटा दूंगा। आप लोग सीरीज़ को देखिए यार, मुझे ना कमेंट करके प्लीज़ बताओ, मैं थोड़ा सा वो वेट करता हूँ कमेंट्स का, कि किसी को कुछ चेंज करवाना हो, किसी को अपडेट कराना हो, वो प्लीज़ मुझे बताते रहो। आप किसी भी दिन इस वीडियो को देख रहे हो, शायद मैंने जब मैं अपलोड कर रहा हूँ मे बी आज आप देख बहुत टाइम बाद रहे हो, बट स्टिल आप मुझे बताओ, मैं आपके फीडबैक को बहुत जेन्युइनली एक्सेप्ट करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आप जो चेंजेस सजेस्ट कर रहे हो क्या वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं या फिर मैं उनको कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो उसका मैं आपको रीज़न दूंगा। बट प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ कम फॉरवर्ड और एक साथ मिलकर बढ़ेंगे आगे। हर चैनल पे लोग यही बात बोलते हैं, मैं भी यही बात बोलूँ क्योंकि ऐसा होता है। आई विल डू इट। ठीक है, टाटा बाय बाय, ओके, टेक केयर।